नमस्कार दोस्तों। एएलपी सीवीटी 2 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के शॉर्ट्स नोट क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्यारे सर जो इंजीनियर पिंडल सर हैं, इनके द्वारा अभी एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए शॉर्ट्स नोट दिए गए हैं सभी स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इंजीनियर पिंडल सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, इसको प्रणाम करते हैं कि आप ही एक ऐसे टीचर हैं, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दोस्तों पूरे भारत के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। आपका जो काम है न सर, ये बहुत अच्छा काम है, मतलब कि इसकी कोई कितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को आप कॉपीराइट सब मत दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि ये हम वीडियो बच्चों के लिए बना रहे हैं, इससे बच्चों को फ़ायदा हो, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो आपको हम क्या बताने जा रहे हैं। तो शॉर्ट्स नोट में टोटल आपके 14 पेज दे रखे हैं, यानी कि आप 14 पेज में पूरे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ड लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है, आप कर लीजिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप बहुत लोग कहेंगे कि हमसे शॉर्ट्स नोट में पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मान लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे हेडफोन लगा करके इसे सुन भी सकते हैं। हम आपको सुनाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप इत्मीनान से वीडियो को देखते रहिएगा। और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि सर के द्वारा जो किया गया ये प्रयास है, ये आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। तो दोस्तों, यही हमारे पास है पीडीएफ जो क्वार्टरली क्लास है। आप देख पा रहे होंगे एएलपी सीवीटी 2 एग्जाम 2025 के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट दे रखे हैं। यानी कि एक ऐसा फैक्ट दे रखा है जो आपको एग्जाम को क्लियर करवा देगा। बस आपको पास होना है, आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं है वीडियो, आपको सिर्फ पास करवाने के लिए वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक इत्मीनान से आप देखते रहिएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो कितनी लंबी होगी हमें नहीं पता है, लेकिन जितनी भी लंबी होगी दोस्तों, इसे आप देख कर ही एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा इससे आपको। देखिए, पहला हमारे पास है एसी थ्योरी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, ठीक है। इसमें जो पॉइंट हमारे पास है प्रेरणी प्रतिघात, ठीक है, इसे हम हाईलाइट करते चलेंगे। प्रेरणी प्रतिघात है, ठीक है, एक्सल इसे बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई FL होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ओम होता है, यानी प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब क्या होता है, ओम होता है। इसका सूत्र क्या हुआ, 2 पाई FL होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, धारीय प्रतिघात की हम बात करेंगे दोस्तों, XC उसे बोलते हैं, 1/ओमेगा C होता है, या 1/2 पाई FC से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, शिखर मान क्या होता है, अधिकतम मान बटा क्या होता है, आरएमएस मान की वैल्यू क्या बोलते हैं, शिखर मान कहते हैं। यानी शिखर मान यदि पूछा जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान को क्या बोलते हैं, शिखर मान कहते हैं। अगला है फॉर्म फैक्टर। यदि पूछा जाए आपसे फॉर्म फैक्टर, तो आरएमएस मान बटा औसत मान को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ना, सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू चीज़ नहीं है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा आप लोग, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एसी फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, और डीसी का फॉर्म फैक्टर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो एसी का फॉर्म फैक्टर होता है ना, कितना होता है, 1.11 होता है, और डीसी का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे पास पावर है, शक्ति। देखिए, वास्तविक यानी कि एक्टिव शक्ति हम बात करें तो वो क्या होता है, √3 VLIL cos थीटा होता है, ठीक है। यानी कि वास्तविक शक्ति हम बात करें तो क्या होता है, √3 VLIL cos थीटा होता है। इसी को आप भी √3 VPIP cos थीटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे है मतलब दोस्तों, शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, शक्ति मतलब क्या होता है, वाट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिघाती यानी कि रिएक्टिव शक्ति जो क्या होता है, ये था एक्टिव शक्ति। अब बात करते हैं प्रतिघाती शक्ति। रिएक्टिव शक्ति क्या होता है, Q बराबर होता है √VLIL sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्टिव शक्ति में क्या होता है, cos थीटा होता है, जबकि यहाँ पे आप देखिएगा रिएक्टिव में क्या होता है, तो sin थीटा होता है। सब कुछ सेम है, बस cos थीटा और sin थीटा का फर्क यहाँ पे पड़ता है। यदि प्रतिघाती कहेगा तो sin थीटा, और जब एक्टिव कहेगा तो आपको क्या करना होगा, cos थीटा बताना होगा। यहाँ पर देखेंगे √3 VPIP sin थीटा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, प्रतिघाती का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट एम्पियर रिएमिव होता है, यानी कि VAR होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिघाती का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट एम्पियर रिएमिव होता है, VAR होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आभासी यानी एपरेंट शक्ति की हम बात करें तो वो क्या होता है, S बराबर √3 VLIL होता है, ठीक है। तो आभासी यानी कि एपरेंट शक्ति क्या होता है, √3 VLIL होता है, और इसे √3 VPIP भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि आभासी जो शक्ति है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए, अगले पास हमारे पास है शक्ति गुणक।
शक्ति गुणक को cos फाई यहाँ पे लिखा गया है। cos फाई बराबर होता है कि R/Z, यानी कि रिएक्टिव एक्टिव पावर बटे क्या होता है, अपरेंट पावर होता है। शक्ति गुणक का मान 0 से 1 के मध्य में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो शक्ति गुणक होता है इसका मान कितना होता है, 0 से 1 के बीच में शक्ति गुणक का मान होता है। ठीक है, शक्ति गुणक दोस्तों इकाई, यहाँ पर हम बात करें शक्ति गुणक इकाई प्रतिरोध भार शून्य पश्चगामी जो होगी लैगिंग करेगी तो प्रयुक्तत्व भार, ठीक है, और शून्य अग्रगामी जो होगा लीडिंग करेगा तो संधारित्र भार के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास है रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस परिपथ यहाँ पे दे रखा है, यानी कि अनुनाद उसे बोलते हैं। एफ नोट बराबर होता है एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट अंडर एल सी हर्ज। यहाँ पे एफ जीरो और एफ आर के दोस्तों अनुनाद की आवृत्ति यहाँ पे दे रखी है। ओमेगा नोट ओमेगा आर बराबर 1/√LC रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, एक्सएल बराबर एक्सी होगा या एक्सएल माइनस एक्सी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जेड बराबर क्या होता है, यहाँ पे आर होता है। और शक्ति गुणांक की बात करें, यहाँ पे इकाई होती शक्ति गुणांक। ठीक है, अनुनाद में। अगला प्रश्न है कि मतलब कि लाइन है कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम व धारा अधिकतम होता है। क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, तो आपको बताना होगा अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, और धारा अधिकतम होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि श्रेणी अनुवाद को वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि श्रेणी अनुवाद को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद आवृत्ति से पहले परिपथ कैपेसिटी परिपथ की भांति तथा अनुनाद आवृत्ति के बाद परिपथ प्रेरकीय परिपथ की भांति कार्य करता है। इस इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा इसे। कह रहे हैं कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में जो है अनुनाद आवृत्ति पहले परिपथ कैपेसिटिव परिपथ की भांति काम करता है। ठीक है, और बाद में दोस्तों क्या करता है, ये प्रेरकीय परिपथ की भांति यहाँ पे कार्य करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्युत अपघटय सेल या बैटरी, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा चैप्टर हमारे पास क्या है, विद्युत अपघटय यानी सेल और बैटरी। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको हम बोल रहे हैं, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को सेल या बैटरी कहते हैं। यानी कि सेल या बैटरी का काम क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को जो विद्युत एनर्जी में चेंज करता है वो कौन सा होता है, सेल या बैटरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय व अकार्बनिक होती है। इसका ताप गुणक ऋणात्मक होता है। इंपोर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति कैसी होती है, आपको बताना होगा अम्लीय व अकार्बनिक होती है। साथ ही दोस्तों इसका जो ताप गुणक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बैटरी की क्षमता मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बैटरी की क्षमता जो है ना वो एम्पियर घंटा में मापी जाती है। कई बार आपके एग्जाम पूछे गए हैं, प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो बैटरी की क्षमता होती है उसको हम किससे मापते हैं, एम्पियर घंटा में बैटरी की क्षमता को मापते हैं। आगे है बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, उसे हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व होता है उसे हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है हाइग्रोमीटर जो आपेक्षिक घनत्व आर्द्रता को मापते हैं किससे, हम लोग हाइग्रोमीटर से, और यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं किससे, हाइड्रोमीटर से। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि आवेशित अवस्था में और आपेक्षित घनत्व मान, यानी कि जब पूर्ण चार्ज रहेगा बैटरी तब इसका मान कितना होगा, 1.25 से लेकर के दोस्तों 1.25 से 1.28 के बीच में होगा। कब, जब पूर्ण चार्ज होगा। ठीक है, जब आधा चार्ज होगा यानी अर्धपूर्ण चार्ज होगा तब इसका मान कितना होगा, 1.20 से 1.23 होगा जब ये आधा चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बात करेंगे कि डिस्चार्ज की हम बात करें, यहाँ पे डिस्चार्ज जब हो जाएगा तो 1.18 से क्या होगा, कम होगा। फिर से हम रिपीट कर दें यहाँ पे, आप तो सुनिएगा। जो पूर्ण चार्ज होती है ना, इसमें आपेक्षिक घनत्व कितना होता है बैटरी का, 1.2 यानी कि 1.25 लेकर के 1.28 के बीच में होता है। कब, जब पूर्ण चार्ज होता है। ठीक है, अर्ध पे कितना होता है, 1.20 से लेकर के 1.23 होता है, और डिस्चार्ज में कितना होता है, 1.18 से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला है कि बैटरी के श्रेणीक्रम संयोजन द्वारा वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बैटरी को हम किस क्रम में यदि जोड़ेंगे तब जाके वोल्टता का मान बढ़ेगा। दोस्तों आपको बताना होगा कि बैटरी को जब हम श्रेणी में सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा समांतर क्रम में संयोजन से क्या होता है, धारा का मान यहाँ पे बढ़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट पूछेगा, क्या पूछेगा कि बैटरी में हम लोग वोल्टता का मान कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बैटरी में वोल्टता का मान बढ़ा सकते हैं हम लोग श्रेणी क्रम से जोड़ करके। ठीक है, और धारा का मान कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो समांतर क्रम में जोड़ करके इसे धारा का मान हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ देखिए ट्रिकल चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों।
क्या इलेक्ट्रिकल चार्जिंग किसे बोलते हैं? यह एक बैटरी को तरोताज़ा करने की विधि होती है। इसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय तक दी जाती है। यानी कि बहुत दिनों से अगर आपका बैटरी यदि बंद है ना, तो उसको आप फिर से कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो उसको अल्प कम-कम वोल्टेज देंगे, धारा देंगे। तो कम-कम धारा देंगे लेकिन अधिक समय तक देंगे, तब जाके वो बैटरी फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग किसे बोलते हैं? तो एक बैटरी जो तरोताज़ा करने की विधि होती है, जिसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय के लिए दी जाती है। बकलिंग दोष की हम बात करें तो बकलिंग दोष क्या होता है बैटरी में? यह दोष मुख्यतः लेड एसिड सेल का होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो बकलिंग दोष होता है किसमें होता है? तो लेड एसिड सेल का होता है, तथा यह दोष बैटरी को अधिक विद्युत धारा की दर से आवेशित व निरावेशित करने के लिए कारण उत्पन्न होती है। यदि बैटरी को आप अधिक धारा दे देंगे, कम धारा दे देंगे, तब जाके क्या होगा? बकलिंग दोष होगा। और बकलिंग दोष किसमें होता है? तो लेड एसिड सेल में होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बकलिंग दोष के कारण बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बैटरी की प्लेटें क्यों मुड़ती है, तो किस वजह से? तो बकलिंग दोष के कारण जो होती है, बैटरी की प्लेटें क्या होती है? यहाँ पे मुड़ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारे पास है कि थोड़ा सा कम आपको दिखेगा, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करेंगे तो फिर दिखेगा नहीं पूरा, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग में नहीं लेने के कारण इसमें क्या होता है? सल्फेशन दोष होता है। ठीक है, देखिए लेड जो सल्फेशन दोष किसमें होता है? बैटरी में होता है। क्यों होता है? तो लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक यदि उपयोग में नहीं लीजिएगा ना, तो उसमें क्या होगा? सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। लेड एसिड बैटरी में अशुद्धियों के कारण क्या होता है? सेडिमेंटेशन दोष उत्पन्न होता है। सभी चीज किसमें होते हैं? लेड एसिड बैटरी में होता है। सेडिमेंटेशन दोष कब होगा? जब इसमें अशुद्धि मिला दीजिएगा तो क्या होगा? सेडिमेंटेशन दोष हो जाएगा। जब इसको अधिक समय तक काम नहीं कीजिएगा, तब इसमें क्या होगा? सल्फेशन दोष हो जाएगा। जब आपको अधिक चार्ज करेंगे, कम चार्ज करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे, उसमें बकलिंग दोष हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि ईसीई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इसका पूरा नाम होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति कूलाम्ब होता है। तो जो ईसीई है, इसका पूरा नाम क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम कूलाम्ब होता है। विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इसमें किस प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना होगा डीसी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता यहाँ पे होती है। बैटरियों में ध्रुवाच्छादन यानी कि पोलराइजेशन दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग? मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 का प्रयोग सेल या बैटरी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कौन काम करता है? तो सेल या बैटरी जो है ना, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पे काम करता है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहता है? कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित धारा व समय के गुणनफल होता है, अर्थात M बराबर क्या होता है? ZIT होता है। इंपोर्टेंट लाइन है, ये प्रश्न आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं। M बराबर ZIT, आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक सेलों में समानता क्या होते हैं? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं, जबकि द्वितीय सेल में क्या होते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर हम सेल की दोस्तों बात करें, किसकी? प्राथमिक सेल है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड है, कैथोड है, ईएमएफ है, उसके बाद क्या है? उपयोग दिया रखा है। तो वोल्टेइक सेल की हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है दोस्तों? H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनोड कॉपर होता है इसमें, और कैथोड क्या होता है? जिंक का कैथोड बनाया जाता है। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होती है? 1.08 वोल्ट। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि डेनियल सेल की हम बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है? CuSO4 होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है यहाँ पे, और एनोड किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। वहीं हम बात करें कैथोड किसकी होती है? जिंक की बनी होती है। और इसका जो ईएमएफ होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। किसका? डेनियल सेल का होता है, और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेक्लांसी सेल की हम बात करें अगर, तो NH4Cl इसमें रहता है दोस्तों, और इसका जो एनोड होती है इसमें ये कार्बन की बनी होती है एनोड, और कैथोड जो है यहाँ पे जिंक का बना होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? 1.6 वोल्ट यहाँ पे होता है। और इसका काम क्या होता है? तो यह एक क्षारीय प्रकृति का सेल होता है, यानी कि लेक्लांसी सेल जो होता है ना, वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। और जहाँ रुक कर विद्युत सप्लाई, जैसे कि विद्युत घड़ी, टेलीफोन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इसकी आवश्यकता करते हैं हम लोग। किसमें? लेक्लांसी सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विद्युत घड़ी में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लेक्लांसी सेल का करते हैं। और साथ ही जो टेलीफोन होता है इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग?
तो लेक्लांसी सेल का इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन की लाइन में। आगे बढ़ते हैं, शुष्क सेल की हम बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे NH4Cl ZnCl2 प्लस POP का इस्तेमाल करते हैं शुष्क सेल में। इसमें जो एनोड होता है वो कॉपर का बना होता है और जिंक का क्या होता है, कैथोड बना होता है। इसका जो ईएमएफ होता है वो 1.4 से लेकर के 1.5 वोल्ट के बीच में होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, कार्बन जिंक सेल में इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसका उपयोग टॉर्च में भी करते हैं। शुष्क सेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, टॉर्च में करते हैं, टेलीफोन में भी करते हैं, कैमरा में कभी करते हैं, विद्युत घड़ी में करते हैं, दीवार घड़ी में, खिलौना में, रेडियो में, ये सब में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, शुष्क सेल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मरकरी सेल की बात करें दोस्तों अगर, तो KOH इसमें भरा रहता है और जो एनोड पे क्या होता है, मरकरी होता है और कैथोड पे क्या होता है, जिंक होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ना, सभी में कैथोड पे क्या होता है, जिंक होता है। आप कैथोड का आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनोड को याद कीजिएगा क्योंकि कैथोड पे सभी में क्या होता है, जिंक ही होते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप ईएमएफ कितना होता है, 1.35 से लेकर के 1.4 वोल्ट के बीच में होता है। यह बेटन सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस सेल को हम लोग बेटन सेल कहते हैं, तो आपको बताना होगा जो मरकरी सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेटन सेल के नाम से जानते हैं। आगे बात है, इसका उपयोग कलाई घड़ी में करते हैं, रिस्ट वॉच में करते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर में भी मरकरी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि बेटन सेल का अन्य नाम क्या है, तो मरकरी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बेटन सेल के नाम से भी जानते हैं। आगे हमारे पास है कि सिल्वर ऑक्साइड सेल की हम बात करें तो ये क्या होता है, KOH इसमें भरा होता है और इसका जो एनोड होता है वो सिल्वर ऑक्साइड का ही बना होता है। दोस्तों इसकी जो हमारे पास कैथोड होती है वो जिंक की बनी होती है, सभी की होती है और इसका जो ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्ट होता है इसका ईएमएफ। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका जीवन काल सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस प्रकार के सेल का जीवन काल बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, तो आपको बताना होगा सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो जीवन काल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका ईएमएफ की बात करें हम तो 2.5 वोल्ट से लेकर के 3.6 वोल्ट के बीच में होता है और इसका उपयोग मोबाइल व टेलीफोन बैटरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सिल्वर ऑक्साइड सेल का। द्वितीय सेल की दोस्तों हम बात करें यहाँ पे तो सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, एनोड दे रखा है, कैथोड दे रखा है, ईएमएफ का मान दे रखा है यहाँ पे। लेड एसिड सेल की हम बात करें तो लेड एसिड सेल क्या होता है, एक द्वितीयक सेल होता है, इसमें H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जब चार्जिंग होगा तो PbO2 का इस्तेमाल करेंगे और जब डिस्चार्जिंग हो जाएगा तो PbSO4 यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और कैथोड की हम बात करें तो स्पंजी पीबी होगा, यहाँ पे PbSO4 हो जाएगा। और इसका दोस्तों इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है 2.2 वोल्ट होता है, किसका, लेड एसिड सेल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला आपके पास है कि निकल आयरन सेल की हम बात करें तो क्या होता है, KOH प्लस में LiOH होता है। इसका एनोड जो होता है NiOH होल ट्वाइस होता है। साथ ही इसका कैथोड जो होती है FeOH का होल ट्वाइस होता है। इसका ईएमएफ की हम बात करें तो 1.2 से लेकर के 1.5 वोल्ट के बीच में इसका ईएमएफ होता है। निकल कैडमियम की हम बात करें दोस्तों अगर, तो इसमें KOH का जलीय विलयन होता है, इसमें NiOH2 का एनोड होता है और कैथोड क्या होता है, कैडमियम का बना होता है कैथोड, ठीक है। 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में इसका ईएमएफ रखा गया है। सिल्वर और जिंक की हम बात करें अगर, तो KOH का जलीय विलयन होता है सिल्वर जिंक, इसमें जिंक ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा एनोड के रूप में और चांदी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो इसमें कैथोड के रूप में हो जाएगी। उसका जो ईएमएफ हो जाएगा 1.86 वोल्ट यहाँ पे इसका ईएमएफ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको चुंबक को देख लेते हैं। कह रहा है कि चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती है तथा इसकी दिशा N पोल से S पोल की, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है, ठीक है। चुंबक में चुंबकीय सामर्थ्य का मान अधिकतम पोलों पर तथा न्यूनतम मध्य में होता है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चुंबक में चुंबकीय सामर्थ्य का मान कहाँ पर होता है, अधिकतम कहाँ पर होता है, पोलों पर होता है, और न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो बीच में, मध्य में क्या होता है, न्यूनतम होता है। एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण की हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये वर्गीकरण दे रखा है और ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे है लो चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है और आपके पास क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ है। और हम बात करें कि लो चुंबकीय पदार्थ की, तो पारगम्यता का मान जो है ना इकाई से बहुत अधिक होता है। जो लो चुंबकीय पदार्थ होता है इसमें क्या होता है, पारगम्यता का मान इकाई से बहुत अधिक होता है। अनुचुंबकीय हम बात करें तो पारगम्यता का मान जो है ना वो इकाई से थोड़ा अधिक होता है और प्रति चुंबकीय में क्या होता है, पारगम्यता का मान जो है इकाई से कम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी का मान जो है इकाई से अधिक होगा, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी का मान जो है इकाई से कम होगा और ससेप्टिबिलिटी का जो मान यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। ये पदार्थ क्यूरी ताप के ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह काम करते हैं और इसमें अनुचुंबकीय में बात करें अगर, तो चुंबकीय गुण परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और इन पदार्थों की चुंबकीय यह पद्धति जो होती है ताप पर निर्भर नहीं करती है, किसकी, प्रतिचुंबकीय की। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है ना यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करें कि अनुचुंबकीय लो चुंबकीय में कौन सा हो जाएगा,
तो लोहे से नाम स्पष्ट है कि लोहा किसमें होगा, लो चुंबकीय हो जाएगा। कोबाल्ट क्या होगा, लो चुंबकीय हो जाएगा। निकल क्या हो जाएगा, लो चुंबकीय हो जाएगा। और स्टील क्या है आपके पास, तो लो चुंबकीय उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो Ai क्या है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। मैग्नीज भी अनुचुंबकीय है, ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय है, और प्लेटिनम भी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय की दोस्तों, तो सोना हमारे पास प्रतिचुंबकीय है, चांदी प्रतिचुंबकीय है, बिस्मथ प्रतिचुंबकीय, जल प्रतिचुंबकीय, सिल्वर आदि ये सभी क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय के उदाहरण यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम BH वक्र की बात करें चुंबक में, ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। हमने आपको प्रैक्टिस से जो करवाया था उसमें भी आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे। देखिए BH वक्र की दोस्तों हम बात करें अगर, तो यह वक्र चुंबकीय फ्लक्स घनत्व V तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H के मध्य बनता है। जो BH वक्र बनता है किसके मध्य बनता है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के मध्य में यह बनता है। इसका क्षेत्रफल शैथिल्य हानि यानी कि हिस्टेरिसिस हानि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि BH वक्र जो है ना, इसका क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना होगा शैथिल्य हानि यानी कि हिस्टेरिसिस हानि के को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि चुंबकीय शब्दावली की हम बात करें यहाँ पे। चुंबकीय शब्दावली दे रखी है, सूत्र दे रखा है, उसका मात्रक दे रखा है, समकक्ष विद्युत शब्दावली दे रखी है और तथ्य दे रखे हैं। देखिए चुंबकीय वाहक बल जिसे बोलते हैं MMF बोलते हैं, चुंबकीय वाहक बल। इसका सूत्र क्या होता है, MMF बराबर होता है आयन आई। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। इंपोर्टेंट है, सवाल पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। और उसके समकक्ष जो शब्दावली होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी आप ये देखेंगे कि MMF जो होता है ना, चुंबकीय वाहक बल जो होता है, इसके समकक्ष क्या होते हैं, तो विद्युत वाहक बल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सीरियस मतलब गिलबर्ट होता है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है EMF होता है, इसका मतलब क्या होता है, गिलबर्ट होता है। सीरियस मतलब क्या होता है, गिलबर्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला आपके पास है दोस्त, नहीं इसका चुंबकीय वाहक बल का जो ऐसा ही मतलब होता है वो गिलबर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। फ्लक्स की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे फ्लक्स ये क्या होता है, MMF बटा रिलक्टेंस होता है। और इसका मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, वेबर होता है। वही दोस्तों बात करें, इसमें धारा होता है। धारा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे धारा का मात्रक नहीं दे रखा है। सीजीएस मतलब दोस्तों हम बात करें लाइन्स होता है, और एक वेबर बराबर क्या होता है, दोस्तों 8 लाइन्स होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। प्रतिष्ठम्भ की हम बात करें तो प्रतिष्ठम्भ जो रिलक्टेंस से बोलते हैं, ये क्या होता है, MMF बटा क्या होता है, फ्लक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर टर्न बट्टे क्या होता है, वेबर। और इसी के समकक्ष क्या होते हैं, प्रतिरोध होता है। ठीक है, प्रतिस्तंभ का अन्य मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिस्तंभ का अन्य मात्रक क्या होता है, प्रति हेनरी होता है। आगे बढ़ते हैं, पारगम्यता की हम बात करें, परमिनेंस की बात करें, तो 1/, क्या होगा, प्रतिस्तंभ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, इसी का उल्टा होता है ये। और इसके बाद इसी का समकक्ष क्या हो जाएगा, तो चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस हो जाएगा। देखिए पारगम्यता प्रतिष्ठम्भ की व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा इसका मतलब क्या होता है, हेनरी होता है। यहाँ पे प्रति हेनरी था, यहाँ पे क्या होगा, हेनरी हो गया। आगे बढ़ते हैं, परमिटिविटी। इसका दोस्तों समतुल्य की हम बात करें तो क्या होता है, चालकता यानी कंडक्टिविटी। देखिए VT VT, NCE NCE। ये आप देखेंगे रिलक्टेंस रेसिस्टेंस, मतलब कि आपको ना इंग्लिश वर्ड आप देखेंगे तो उसमें कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा उसका प्रोनाउंसिएशन। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की हम बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या ऐसे टेस्ला भी बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की हम बात करें यहाँ पे, तो सीरियस मतलब क्या होता है, यहाँ पे गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10.4 गॉस के बराबर होता है एक टेस्ला बराबर। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होता है, H बराबर MMF बटा क्या होता है L, यानी कि एम्पियर बटा मीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। इसी के समकक्ष कौन होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो जाएगा। रिलेक्टिविटी की हम बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है, एक होता है पारगम्यता होता है, इसी का मतलब ये मतलब कि समकक्ष हो जाएगा कौन सा, प्रतिरोधकता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट है, मशीन सब आ चुका है। अल्टरनेटर की हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, देखिए अल्टरनेटर की हम बात करें यहाँ पे, तो सिंक्रोनस गति पर गति करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या होते हैं, प्रत्यावर्तन अल्टरनेटर कहलाती है। यानी कि सिंक्रोनस गति पर गति करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ना, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्तक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही इसके प्रत्यावर्तक की क्षमता जो होती है वो KVA में होती है। जो ट्रांसफार्मर की क्षमता होती है ना KVA में, उसी प्रकार जो अल्टरनेटर होता है इसकी क्षमता भी किसमें होती है, KVA में होती है। प्रत्यावर्तक एक डबली एक्साइटेड मशीन होता है तथा इसमें समांतर स्लिप रिंग
ब्रॉन्ज फास्फोरस से निर्मित होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो स्लिप रिंग होता है किसका बना होता है, तो ब्रॉन्ज फास्फोरस से निर्मित होता है, की संख्या 2 होती है। स्लिप रिंग संख्या कितनी होती है, अल्टरनेटर में 2 होती है। प्रत्यावर्तक फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन से पूछेगा कि अल्टरनेटर जो है प्रत्यावर्तक ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। प्रत्यावर्तक के प्रकार की हम बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, नॉन सैलिएंट यानी कि बेलनाकार प्रत्यावर्तक की हम बात करें अगर, ये क्या होता है, P बराबर 2 होता है और गति कितनी होती है इसकी होती है 3000 आरपीएम होती है इसकी गति, किसका, नॉन सैलिएंट का। थर्मल तथा न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है और आकार लंबाई अधिक व व्यास कम होती है। इसकी जो आकार होती है वो लंबाई अधिक होती है इसमें और व्यास जो होता है कम होता है। जो नॉन सैलिएंट प्रकार के जो प्रत्यावर्तक होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, इसकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, लेकिन व्यास क्या होगा, कम होगा। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे हम लोग, थर्मल तथा न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉन सैलिएंट का। इसकी गति कितनी होती है, 3000 आरपीएम होती है। दोस्तों एक होता है सैलिएंट प्रकार का, जो सैलिएंट का गति कितनी होती है, 300 से 500 आरपीएम होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। हाइड्रो शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा में किसका इस्तेमाल करते थे, नॉन सैलिएंट का, और हाइड्रो में किसका इस्तेमाल करते हैं, सैलिएंट का। आकार इसकी हम बात करें तो लंबाई कम होती है और व्यास अधिक होती है। तो नॉन सैलिएंट में क्या था, नॉन सैलिएंट में दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे था आकार जो है इसका लंबाई अधिक है और व्यास कम है, लेकिन हम सैलिएंट की बात करें तो लंबाई कम और व्यास अधिक है, इसका जस्ट उल्टा होता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये मतलब कि स्लाइड दे रखी है, ध्यान देखिएगा आप लोग। शक्ति गुणक है पहला हमारे पास, उत्तेजना प्रभाव हमारे पास है, उसके बाद आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव की हम बात करें। देखिए इकाई जब भी होगा ना शक्ति गुणक, तब क्या होगा, समान उत्तेजित होगा, ठीक है। नॉर्मल जो है एक्साइटेड होगा, इसमें क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें शून्य अग्रगामी की बात करें, इसमें क्या होगा, निम्न उत्तेजित होगा यहाँ पे और मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। और हम बात करें शून्य पश्चगामी की दोस्तों, जिसमें अति उत्तेजित हो जाएगा और ये क्या होगा, डी मैग्नेटाइज यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। प्रत्यावर्तक वोल्टता नियम की हम बात करें कि अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, VNL माइनस VFL बटा PFL गुना 100 होता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सूत्र भी पूछे जाएंगे और इसके साथ ही आपके पास जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। वोल्टता नियम विधियां की हम बात करें तो EMF विधि यहाँ पे देखेंगे, इसका अन्य नाम क्या होता है, सिंक्रोनस प्रतिबाधा विधि, और यह एक क्या है, निराशावादी विधि होती है, ठीक है। जो EMF विधि होती है ना, वो क्या होती है, एक निराशावादी विधि होता है और इसका अन्य नाम क्या होता है, सिंक्रोनस प्रतिबाधा इसका अन्य नाम होता है। अगर हम बात करें MF विधि की तो दोस्तों इसका अन्य नाम क्या होता है, पोल्टियर त्रिभुज विधि होता है। MMF विधि का अन्य नाम क्या है, पोल्टियर त्रिभुज विधि है और यह एक क्या है, आशावादी विधि होती है। यानी कि आप देखेंगे तो EMF जो होता है ना, EMF ये क्या होता है, निराशावादी होता है, और जो MMF होता है वो क्या होता है, आशावादी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य शक्ति गुणक विधि, JPPT विधि, अन्य नाम क्या है इसका, पोटियर त्रिभुज विधि इसका नाम है। और प्रत्यावर्तकों में वोल्टता नियमन ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, शून्य शक्ति गुणक विधि होती है। प्रत्यावर्तकों में वोल्टता नियमन ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, तो शून्य शक्ति गुणक विधि होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रत्यावर्तकों का तुल्यांकीकरण यानी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर, शर्तें क्या है, फेज, अनुक्रम समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, ठीक है। नोट यहाँ पे दे रखा है, प्रत्यावर्तकों के समांतर संयोजन के लिए सभी प्रत्यावर्तकों को की केवीय क्षमता बराबर होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि इसकी केवीय क्षमता जो है बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन बराबर क्या होना चाहिए, तो अनुक्रम जो है समान होना चाहिए और फेज जो है आवृत्ति भी समान होना चाहिए, यानी कि फेज भी समान होना चाहिए और आवृत्ति भी समान होना चाहिए, लेकिन इसमें केवीए में होगा ये समान नहीं होनी चाहिए। तुल्यकालीकरण की विधियां की हम बात करें तो डार्क लैंप विधि यहाँ पे हो जाएगा, ब्राइट लैंप विधि हो जाएगा, डार्क ब्राइट लैंप विधि हो जाएगा। सिंक्रोनस विधि यानी तुल्यांकीकरण की सबसे बेस्ट विधि है। क्वेश्चन से पूछेगा कि तुल्यांकीकरण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, तो सिंक्रोस्कोप विधि जो होती है वो तुल्यांकीकरण की सबसे बेस्ट विधि होती है। बाकी ये भी विधि होती है, डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि, डार्क ब्राइट लैंप विधि। ये इसलिए दोस्तों दिया गया है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा इसके जो है तुल्यकालीन की विधियां नहीं है, तो आप यहाँ से छांट करके आसानी से बना सकते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर की ओर। जो परिणामी मित्र हमारे पास है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए
ट्रांसफार्मर की हम बात करें अगर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें ज़्यादा होती है, प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे कम होती है। और स्टेप डाउन की हम बात करें तो यहाँ पे जो N1 होता है प्राइमरी यहाँ ज़्यादा होता है और N2 यहाँ पे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होता है, 1:1 के रेशियो में होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर को कोर फेराइट या वायु क्रोड से निर्मित होती है। यानी जो उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर होते हैं, इसकी कोर किसकी बनी होती है, फेराइट या वायु क्रोड से निर्मित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर स्थैतिक युक्ति होने के कारण इसमें क्या होता है, घर्षण हानियां शून्य होती है। यानी कि ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा भाग होता है जो घूमने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसमें घर्षण हानियां जो होती है क्या होती है, शून्य होती है। ट्रांसफार्मर अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, नहीं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा, ट्रांसफार्मर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है ट्रांसफार्मर की कोर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है। जो ट्रांसफार्मर है इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टता व धारा में परिवर्तन करता है तथा इसमें आवृत्ति, शक्ति व वोल्टता प्रतिटर्न नियम रहता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि को हम कहते हैं तथा यह मैग्नेटोफिकेशन प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, हमिंग ध्वनि कहते हैं, और ये जो होती है मैग्नेटोफिकेशन के प्रभाव के कारण से उत्पन्न होती है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है। यदि इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इसकी प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। ये पूछता है कि ये तो ट्रांसफार्मर जल जाएगी, लेकिन क्या जल जाएगी, तो प्राथमिक वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग होती है ना, वही जल जाती है। कब, जब इसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ स्थैतिक ईएमएफ कहते हैं, जबकि जनित्र के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ को गतिशील ईएमएफ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर ईएमएफ का समीकरण क्या होता है, ई आर एम एस बराबर होता है 4.445 MFN होता है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ट्रांसफार्मर में मुख्य फ्लक्स यानी कि लीकेज फ्लक्स का मान सप्लाई व आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि लीकेज फ्लम्स का भार, धारा, लोड करंट पर निर्भर करता है। ये भी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप सभी लोग ध्यान में रख सकते हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की यहाँ पे बात हो रही है, इसकी दक्षता कितनी होती है, 100% होती है। यदि हम बात करें आदर्श ट्रांसफार्मर दोस्तों, इसकी जो इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, कितनी होती है, 100% होती है। और उसका वोल्टता नियमन क्या होता है, शून्य होता है। और कोर की पारगम्यता अनंत व प्रतिष्ठम्भ के यहाँ पे होता है, शून्य होता है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान फुल लोड करंट के केवल 2% से 3% के मध्य में होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर परीक्षण की हम बात करें यहाँ पे, तो लघु परिपथ परीक्षण यानी कि शॉर्ट सर्किट जो परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है, कॉपर हानियां ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करते हैं परीक्षण का। और जो ओपन सर्किट परीक्षण जो होता है ना, इसमें हम लोग आयरन हानियां यानी कि जो आयरन हानियां होती है, आयरन लॉस होता है, और कोर हानियां ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास लघु है इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर हानि ज्ञात करते हैं, और जो खुला हमारे पास इसमें क्या करते हैं, हम लोग आयरन हानि ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिएगा। सप्नर परीक्षण की बात करें, जैसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। तापमान वृद्धि व दक्षता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सप्नर परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं, तापमान वृद्धि व दक्षता को ज्ञात करने के लिए। दोस्तों ट्रांसफार्मर की हानियां दोस्तों हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है हानियां, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनेगी बनेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर की हानियां दो प्रकार से होती है। पहला होता है स्थिर हानियां, जिसे स्ट्रे हानियां भी कहते हैं, और दूसरा के पास होता है परिवर्ती हानि, जिसमें क्या होता है, कॉपर हानियां भी इसे बोल सकते हैं। देखिए स्ट्रे हानियां जो होती है ना, भार पर निर्भर नहीं करता है। जो स्ट्रे हानियां होती है भार पर निर्भर नहीं करता है, और निर्भर पर इसका नगण्य क्या होता है, यहाँ पे शून्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्थिर हानियां दो प्रकार की होती है, एक होता है घर्षण हानियां, एक होता है कोर आयरन हानियां, हानियां या आयरन हानियां बोल सकते हैं इसे आप लोग। घर्षण हानि की हम बात करें यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर में इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी ट्रांसफार्मर में जो है घर्षण हानि बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आयरन लॉस की, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आयरन लॉस जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक होता है भंवर धारा यानी एडी करंट हानि, और दूसरा के पास क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि, ठीक है। तो जो एडी करंट हमारे पास है यानी कि भंवर धारा हानि है, इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड क्रोड का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भंवर धारा, जो हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट क्यों करते हैं क्रोड को, क्यों करते हैं, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल पूछे ही जाएंगे यहाँ से। और हिस्टैरिसीस हानि की हम बात करें तो इसके निवारण के लिए निम्न हिस्टैरिसीस गुणक का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए हिस्टैरिसीस हानि यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है और आपके प्रीवियस में पूछे गए फॉर्मूला है। तो हिस्टैरिसीस हानि देखेंगे आप के एफ बी एम पावर में कितना 1.6 वोल्ट यहाँ पे दे रखी है। और एडी करंट हानि दोस्तों यहाँ पे होता है डब्ल्यू ई होता है के एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर। ये क्या होता है आपके एडी करंट लॉस होता है, हानि होती है। और जो हिस्टैरिसीस हानि का सूत्र क्या होता है के एफ बी एम 1.6 वोल्ट होता है यहाँ पे। और एडी करंट हानि के मान क्या होता है के एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा। वोल्टता नियम की हम बात करें वोल्टेज रेगुलेशन की, तो यहाँ पे वी एन एल माइनस वी एफ पी एल बटे वी पी एल उतना कितना होगा 100 होगा वोल्टता नियमन ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता की शर्तें क्या होती है, जब ताम्र हानि लो हानि के बराबर होगी यानी आयरन हानि के बराबर होगी तब जाके क्या होगा आपके पास, तो अधिकतम दक्षता हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की क्षमता 95% से 98% के मध्य में होती है, ध्यान रखिएगा। वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता पूर्ण भार के 50% भार पर प्राप्त होती है। जो ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें जो अधिकतम दक्षता होती है वो पूर्ण भार के कितने होते हैं, भार के 50% भार पर प्राप्त होती है। वितरण ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। वितरण ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसका संयोजन डेल्टा स्टार होता है, इसका क्या होता है डेल्टा स्टार होता है, ध्यान रखिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक कुंडली होती है तथा यह स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इंपोर्टेंट सवाल है, पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। धारा ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तथा इसका उपयोग हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने के लिए करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर होता है इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और इसका प्रयोग हम लोग हाई वोल्टेज लाइन में धारा मापने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों जो सीटी हमारे पास होता है धारा ट्रांसफार्मर, इसकी जो द्वितीय वाइंडिंग होती है उसको कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर में सदैव टेपिंग जो होती है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में प्रदान की जाती है। क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में सदैव टेपिंग जो होती है किसमें होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में टेपिंग की जाती है ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर के कुछ भाग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला है हमारे पास है कंजर्वेटर टैंक। ट्रांसफार्मर कार्य के दौरान ऑयल को फैलने के लिए स्थान प्रदान करता है, कौन सा कंजर्वेटर टैंक करता है। बिरदर के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो सिलिका जेल होता है नमी को सोखने के इसका इस्तेमाल करते हैं सिलिका जेल का। और इसका रंग जो होता है शुष्क अवस्था में कैसा होता है, नीला होता है। और इसमें जब नमी आ जाती है तो उसके बाद इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी यानी कि पिंक हो जाता है। बुखोस रिले की हम बात करें अगर, तो ऑयल ट्रांसफार्मर की आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग बुखोस रिले का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे, ट्रांसफार्मर में। और यह एक गैसीय प्रचालित रिले होता है, कैसा होता है, गैसीय प्रचालित रिले होता है, कौन सा, बुखोस रिले। आगे बढ़ते हैं, ऑयल ट्रांसफार्मर की हम बात करें अगर, तो खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है किसमें, ऑयल ट्रांसफार्मर में। इसका काम क्या होता है, तो इंसुलेशन व कूलिंग दोनों प्रदान करता है, कौन सा, ऑयल ट्रांसफार्मर। और इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है। और परावैद्युत सामर्थ्य की बात करें तो 30 kV प्रति mm होता है, ध्यान रखिएगा। और आपके पास एक एस्कॉर्ट संयोजन को टीटी संयोजन भी कहते हैं तथा इसका प्रयोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन से पूछेगा कि कौन सा संयोजन ऐसा होता है जिसका उपयोग हम लोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सा होता है, हमारे पास टीटी संयोजन होता है। एस्कॉर्ट संयोजन या टीटी संयोजन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टर्सरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजित होती है तथा इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन के लिए समान केवीए रेटिंग होना आवश्यक नहीं है। ऑल्टरनेटर में यही बातें थी और ट्रांसफार्मर में यही बातें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम किसी बात कर रहे हैं, सिंगल फेज मोटर की यहाँ पे बात हो रही है। और पहला कथन क्या कह रहा है यहाँ पे कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है। जो सिंगल फेज मोटर होती है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होती है, यानी खुद से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग वाला गुण क्या होता है, निम्न या शून्य होता है। तो इसलिए क्या होती है, सेल्फ खुद से स्टार्ट ये नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, सिंगल फेज मोटर समांतर 0.6 लैगिंग गुणक शक्ति गुणक पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन से पूछेगा कि सिंगल फेज मोटर जो किस पे काम करती है, तो 0.6 लैगिंग शक्ति गुणक पे यह काम करती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थापित करते हैं। यानी जो स्टार्टिंग होता है और रनिंग वाइंडिंग होता है उसके बीच में जो एंगल होती बनती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रनिंग या मुख्य वाइंडिंग उच्च परिपक्वत्व व निम्न प्रतिरोध, यहाँ पर उच्च परिपक्व जो मुख्य वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग, देखिए मुख्य वाइंडिंग का अन्य नाम क्या है, तो रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये क्या होता है, उच्च परिपक्वत्व व निम्न प्रतिरोध इसमें होता है।
स्टार्टिंग की हम बात करें दोस्तों, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। इसमें उच्च प्रतिरोध व निम्न परिपक्वत्व होता है इसमें स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में अपकेंद्रीय स्विच का उपयोग किया जाता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है इसके श्रेणी में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? अपकेंद्रीय स्विच का इस्तेमाल इसमें करते हैं हम लोग। अपकेंद्रीय स्विच मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75% होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से कट करना इसका काम होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर समांतर इलेक्ट्रोलाइट का बना होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण क्या होता है? उच्च होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो स्टार्टिंग वाला गुण होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, ध्यान रखिएगा। कैपेसिटर रन मोटर में पेपर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि कैपेसिटर रन मोटर में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो पेपर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि शेडेड पोल मोटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो शेडेड पोल मोटर में स्टार्टिंग वाला गुण का व शक्ति गुणक क्या होता है? सबसे कम होता है। जो शेडेड पोल मोटर होता है इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग वाला गुण व शक्ति गुणक क्या होता है? सबसे कम होता है। इसकी दक्षता की हम बात करें एफिशिएंसी तो कितनी होती है? 5% से 35% के बीच में इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। और इसकी घूर्णन दिशा की हम बात करें तो अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ जो है इसकी घूर्णन दिशा होती है। शेडेड पोल में अनशेडेड से लेकर के शेडेड पोल की तरफ इसकी घूर्णन दिशा होती है, ठीक है। इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण डीसी सीरीज मोटर के समान होते हैं। यूनिवर्सल मोटर जो है ना एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यूनिवर्सल मोटर किस पर काम करते हैं तो एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। हिस्टेरिसिस मोटर व रिलक्टेंस मोटर की गति नियत होती है, अर्थात लोड पर निर्भर नहीं करती है। जो हिस्टेरिसिस मोटर होती है और जो रिलक्टेंस मोटर होता है इसकी गति क्या होती है? नियत होती है, यानी कि ये भार पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। रिपल्सन मोटर में सामान्यतः कार्बन ब्रूस का उपयोग किया जाता है, जिसे मैग्नेटिक अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। यानी कार्बन ब्रूस का उपयोग करते हैं कितने डिग्री पर? तो 20 डिग्री कोण पर स्थापित किया जाता है। स्क्रेच मोटर एकमात्र सिंगल फेज मोटर है जो इकाई शक्ति गुणक पर कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्ज मोटर शून्य धनात्मक और ऋणात्मक स्लिप पर कार्य कर सकती है। सीलिंग फैन की हम बात करें तो अर्ध कुंडलित वाइंडिंग का उपयोग करते हैं सीलिंग फैन में बात करते हैं अर्ध कुंडलित वाइंडिंग का उपयोग करते हैं जब सिंगल मोटर लेंज के नियम पर काम करती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिंगल मोटर किस पर काम करती है तो लेंज के नियम पर जो है सिंगल मोटर यहाँ पे काम करती है। सिंगल मोटर में मोटर स्टार्टिंग के समय संधारित्र लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी और छत पंखे की समांतर गति जो होती है वो 350 लेकर के 400 आरपीएम तक होती है। जो सीलिंग फैन की जो गति होती है वो कितनी होती है? 350 से 400 आरपीएम के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। अब सिंगल फेज मोटर की हम बात यहाँ पे करें तो सिंगल फेज मोटर का उपयोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्प्लिट फेज मोटर प्रतिरोध फेज मोटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अस्थायी कैपेसिटर मोटर की बात करें अगर तो सीलिंग फैन में अस्थायी कैपेसिटर का मोटर का इस्तेमाल करते हैं। टेबल फैन में भी अस्थायी कैपेसिटर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर रन मोटर की हम बात करें तो ये आटा चक्की में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल करते हैं आटा चक्की में। एयर कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं तो कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की हम बात करें दोस्तों तो ये एसी सीरीज मोटर होता है, ये साप्ताहिक मोटर भी इसे कहते हैं और ये फूड मिक्सर में, ग्राइंडर में, ड्रिल मशीन में, वैक्यूम क्लीनर में, सिलाई मशीन में, सिनेमा प्रोजेक्टर और ट्रिमर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं शेडेड पोल मोटर की बात करें अगर तो खिलौना में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल करते हैं खिलौना में। विद्युत घड़ी में भी किसका इस्तेमाल होता है तो शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल होता है। हेयर ड्रायर में किसका इस्तेमाल होता है? शेडेड पोल मोटर का। छोटे टेबल फैन में किसका इस्तेमाल होता है तो शेडेड पोल मोटर का इस्तेमाल होता है छोटे फैन में भी। हिस्टेरिसिस मोटर की हम बात करें अगर तो टेप रिकॉर्डिंग उपकरण में, फोनोग्राफ में, घरों में प्रयुक्त विद्युत घड़ी में हिस्टेरिसिस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिस्तंभ मोटर की बात करें दोस्तों, रिलक्टेंस मोटर की हम बात करें तो सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस के रूप में भी सिग्नल और टाइम डिवाइस के रूप में भी प्रतिस्तंभ मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। हाँ, अब है हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर की हम बात करेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टर मोटर होती है। जो 3 फेज होती है वो सिंगल तो सेल्फ स्टार्ट नहीं था, लेकिन जो 3 फेज मोटर होती है ये क्या होता है? सेल्फ स्टार्ट मोटर होते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक बला गुण क्या होता है? उच्च होता है।
थ्री फेज मोटर का प्रारंभिक बलागुण सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जो थ्री फेज मोटर का प्रारंभिक बलागुण होता है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग क्या होता है, समानुपाती होता है। और थ्री फेज मोटरें लैगिंग शक्ति गुणांक यानी कि 0.8 लैगिंग पर कार्य करती है। जो थ्री फेज मोटरें होती हैं वो लैगिंग शक्ति गुणक 0.8 लैगिंग पर यहाँ पे क्या करती है, कार्य करती हैं। स्लिप की हम बात करें अगर, तो स्लिप का सूत्र क्या होता है, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटा सिंक्रोनस गति है स्लिप का सूत्र होता है। यानी कि ns माइनस nr बटे क्या होता है, ns इसका क्या होता है, स्लिप का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। प्रेरण मोटर में समांतर परसेंटेज स्लिप का मान जो है 2% से लेकर के 5% तक होती है। जो इंडक्शन मोटर होते हैं इसमें स्लिप का मान कितना होता है, 2% से लेकर के 5% तक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोगों। मोटर स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान क्या होता है, इकाई होता है। तो मोटर स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान कितना होता है, तो इकाई होता है। प्रेरण मोटर में स्लिप का मान शून्य होने पर मोटर कार्य करना बंद कर देगी, अर्थात मोटर रुक जाएगी। यानी कि प्रेरण इंडक्शन मोटर में जब स्लिप का मान शून्य हो जाएगा तो मोटर क्या होगा, काम करना बंद कर देगा और मोटर क्या यहाँ पे रुक जाएगी। मोटरिंग मोड में स्लिप का मान कितना होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतना होता है। प्लगिंग मोड में स्लिप का मान कितना होता है, यहाँ पे देखेंगे इतना ही होता है। उत्पादन या जनरेटर मोड में स्लिप का मान कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। रोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी होती है, एफ आर माइनस क्या होता है, एफ आर होता है। ठीक है, यानी कि स्लिप गुना सप्लाई आवृत्ति यानी कि एस एफ होता है। ठीक है, रोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति कितनी होती है, एस एफ के बराबर होती है। थ्री फेज सप्लाई में किन्हीं दो फेज को परस्पर बदलकर प्रेरण मोटर की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो हम लोग इसकी दिशा कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो आपको बताना होगा थ्री फेज सप्लाई में किन्हीं दो फेज को परस्पर बदल करके प्रेरण मोटर जो है ना की दिशा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। थ्री फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के समान होता है। डबल केज वाउंड रोटर की संरचना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग धारा मोटर के पूर्ण लोड के लगभग क्या होता है, 5 से 6 गुना होती है। जो प्रेरण मोटर होता है इसमें स्टार्टिंग धारा जो है मोटर के पूर्ण लोड के लगभग कितना होते हैं, 5 से 6 गुना होती है। पिंजरा प्रेरणी प्रारूपी प्रेरण यानी कि स्क्वेयर केज जिसे बोल सकते हैं हम लोग, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए डोल स्टार्टर, डायरेक्शन लाइन स्टार्टर, 5 HP स्टार डेल्टा स्टार्टर अप टू 200 HP तथा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पिंजरा जो प्रारूपिक प्रेरण होता है ना इसको स्टार्ट करने के लिए डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, साथ में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की हम बात करें तो SRIM को स्टार्ट करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होता है इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते हैं। रोटर में अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति पर रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के स्लिप का गुना होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे R2 बराबर XX2 होता है। अधिकतम बलाघूर्ण रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है तथा रोटर प्रतिघात के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अधिकतम बलाघूर्ण जो होते हैं वो रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है तथा रोटर प्रतिघात क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला कथन की ओर क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि कॉगिंग यानी कि चुंबकीय लॉकिंग तथा क्रॉलिंग मुक्ता पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर के दोष होते हैं। ठीक है, पिंजरा प्रारूपी मोटर में तिरछे रोटर स्क्वीड का उपयोग करके कॉगिंग दोष को कम किया जाता है। जो पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर होता है इसमें जो तिरछे रोटर होते हैं उसको स्क्यू कहते हैं, का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तो कॉगिंग दोष को कम करते हैं। क्रॉलिंग दोष हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि जो क्रॉलिंग दोष होता है किसके कारण से उत्पन्न होता है, तो हार्मोनिक्स के कारण से उत्पन्न होता है, जिसके निवारण के लिए डिस्टर्ब व शॉर्ट पिस्ट वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन को इचिंग प्रचलन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करें यहाँ पे, तो ये मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। जो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसका प्रारंभिक बलाघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा उसका प्रारंभिक बलाघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। इसमें रोटर की गति सिंक्रोनस गति के क्या होते हैं, बराबर होने के कारण से स्लिप का मान क्या होता है, यहाँ पे शून्य होता है। सिंक्रोनस गति क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहते हैं सिंक्रोनस गति कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र गति क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस गति कहते हैं। इसका फॉर्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, NS बराबर होता है 120 F/P होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, तो आपको ध्यान रखना होगा। एक सवाल यहाँ से फिक्स आपका हो जाएगा यदि आप फॉर्मूले को याद रखते हैं तो। यह एक डीपली एक्साइटेड मशीन होता है। इसमें स्टार्टर जो AC सप्लाई करता है और जो रोटर होता है वो DC सप्लाई यहाँ पे देता है। तो लैंकी मोटर का मुख्य दोष दोस्तों क्या होता है, हंटिंग होता है।
तथा भार के उतार चढ़ाव के कारण से उत्पन्न होता है। यह एक नियत गति मोटर होती है, अर्थात इसकी गति भार पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तुल्यांकी मोटर में हीटिंग दोष के निवारण के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन से पूछेगा कि तुल्यांकी मोटर में हीटिंग दोष के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कर्व की हम बात करें तो भी का वक्र जो होता है, भी कर्व की हम बात करें तो आर्मेचर धारा व फील्ड धारा के मध्य बनाया जाता है। क्वेश्चन से पूछेगा जो भी वक्र होता है किसके मध्य बनाया जाता है, तो आर्मेचर धारा व फील्ड धारा के मध्य में जो है भी वक्र को बनाया जाता है। उल्टा भी वक्र की हम बात करें अगर तो शक्ति गुणक और फील्ड धारा के मध्य बनता है। जो उल्टा भी वक्र है ये शक्ति गुणक यानी कॉस फाई और फील्ड धारा के मध्य में बनता है कौन सा, उल्टा भी वक्र। और भी वक्र कहाँ बनता है, तो आर्मेचर धारा व फील्ड धारा के मध्य में बनता है कौन सा, भी वक्र बनता है। यह एकमात्र मोटर जो इकाई अग्रगामी अथवा पश्चिमगामी शक्ति गुणक पर कार्य कर सकती है। वो कौन सा, इकाई पर भी काम करता है, अग्रगामी पे भी काम करता है और पश्चिमगामी पे भी काम करता है। कौन सा मोटर होता है, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव की यहाँ पे बात करेंगे तो शक्ति गुणक यहाँ पे देखेंगे, उत्तेजना और आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव देखेंगे। यहाँ पे इकाई में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे सामान उत्तेजित होता है, क्रॉस मेथन टाइचिंग इसे बोलते हैं, क्रॉस मेटिंग चार्जिंग बोलते हैं। और यहाँ पे शून्य अग्रगामी की बात करें तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब वो करेंगे मतलब ये हुआ अति उत्तेजित होते हैं यहाँ पे, तो ये मैग्नेटाइजिंग होगा। और शून्य पश्चिमगामी पे क्या होगा, तो निम्न उत्तेजित होगा यानी कि डीमैग्नेटाइज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे विद्युत मापन यंत्र इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो प्रतिरोध मापन के लिए निम्न प्रतिरोध का प्रयास जो होती है 1 ओम से कम होता है। जो निम्न प्रतिरोध होता है इसका जो प्रयास होता है कितना होता है, 1 ओम से कम होता है। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज व पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। जो निम्न प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज व पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है इसको निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए। पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं, क्या होते हैं, पोटेंशियोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं पोटेंशियोमीटर में। मध्यम प्रतिरोध का प्रयास होता है 1 ओम से 100 ओम के बीच में होता है। जो मध्यम प्रतिरोध होता है उसका प्रयास कितना होता है, 1 ओम से 100 ओम के बीच में होता है मध्यम प्रतिरोध का प्रयास। मध्यम प्रतिरोध मापन की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज होती है। जो मध्यम प्रतिरोध है इसको मापने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज होती है, ध्यान रखिएगा। उच्च प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। जो उच्च प्रतिरोध होता है उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो मेगर का इस्तेमाल करते हैं उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्रेरकत्व संधारित्र आवृत्ति व अनुन्य प्रेरण का मापन। निम्न गुणवत्ता कुंडली, ठीक है, का परिपक्वता मापन के लिए एंडरसन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न गुणवत्ता कुंडली जो है ना इसका परिपक्वत्व मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एंडरसन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और मध्यम गुणवत्ता कुंडली के जो परिपक्वत्व होते हैं इसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मैक्सवेल ब्रिज का, यानी मो से मध्यम, मो से मैक्सवेल ब्रिज, ध्यान रखिएगा। उच्च गुणवत्ता वाली कुंडली को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हैज ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका, हैज ब्रिज का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। परिवर्तित परिपक्वत्व को मापने के लिए ओह्स ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे संधारित्र व अपव्यय कारक को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। संधारित्र व अपव्यय कार्य को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए विंस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, विंस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और अपव्यय कारक को 10 फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और मीटर श्रेणी अनुनाद सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। अनुनाद प्रेरण को मापने के लिए हम लोग हैविसाइड कैम्पेबल ब्रिज का विधि का उपयोग करते हैं। जो अनुनाद प्रेरण होता है, ठीक है, उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हैविसाइड कैम्पेबल ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। त्रुटि की हमें बात करें हम लोग, एरर जैसे बोलते हैं, मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मापित मान माइनस वास्तविक मान बटा मापित मान गुना कितना होता है, 180 क्या होता है, परसेंटेज त्रुटि निकलता है यहाँ से। सापेक्ष समित त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सापेक्ष समित त्रुटि ज्ञात करने का सूत्र होता है परसेंटेज यथार्था गुना पूर्ण पैमाना बटा मापित मान होता है। मापन यंत्रों में त्रुटियां मुख्यतः सकल, ग्रोस, यथाक्रम, सिमेट्रिक्स और यादृच्छिक यानी कि रैंडम प्रकार की होती हैं। लंबन त्रुटि, पैरालॉक्स एरर एक मानवीय प्रकार की त्रुटि होती है। लंबन त्रुटि क्या होती है, एक मानवीय प्रकार की यहाँ पे त्रुटि होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मापन यंत्र शब्दावली की हम बात करें यहाँ पे
तो सुग्राहिता संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, ओम प्रति वोल्ट होता है या प्रति एम्पियर होता है, ध्यान रखिएगा इसे। मापन यंत्रों में बलागुण मुक्त क्या होते हैं, विक्षेपण नियंत्रण तथा अपमंदक प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विक्षेपण बलागुण की बात करें तो डिफ्लेक्शन टॉर्क की बात करें तो प्रारंभिक बलागुण होता है इसमें और उसका मान मापित राशि पर क्या करता है, निर्भर करता है। नियंत्रण बलागुण की बात करें अगर तो विक्षेपण बलागुण के विपरीत कार्य करने वाला बलागुण क्या बोलते हैं, नियंत्रक बलागुण कहते हैं। स्प्रिंग नियंत्रण बलागुण की बात करें अगर तो इसका उपयोग ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों प्रकार के रखे जाने वाले उपकरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें स्प्रिंग फास्पर ब्रॉन्ज का बना होता है। तो स्प्रिंग नियंत्रण बलागुण होते हैं, इसका स्प्रिंग होता है किसका बना होता है, फास्पर ब्रॉन्ज का बना होता है। गुरुत्वीय नियंत्रण बलागुण की बात करें अगर तो इसका उपयोग केवल ऊर्ध्वाधर रखा जाने वाले उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डंपिंग टॉर्क की बात करें अगर तो संकेतक में से कंपन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डंपिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। भंवर धारा अवमंदक प्रणाली, सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली कौन सी होती है, भंवर धारा अवमंदक प्रणाली जो होती है सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली यहाँ पे होती है और इसका उपयोग केवल पीएमएमसी व प्रेरण ऊर्जा मीटर में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली की हम बात करें तो इसका उपयोग केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टीमीटर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें कि मापन यंत्र प्रकार की हम बात करें तो मापन यंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा, निरपेक्ष यानी कि प्राथमिक, और दूसरा कौन सा हमारे पास होता है, द्वितीयक होता है यानी सेकेंडरी होता है। देखिए सबसे पहले शुद्धता यानी एक्यूरेसी डिजिटल उपकरणों की होती है, यानी कि सबसे अधिक शुद्धता होती है वो किसकी होती है, डिजिटल जो उपकरण होते हैं ना, डिवाइस होते हैं, उसकी क्या होती है, सबसे अधिक एक्यूरेसी होती है। द्वितीयक यंत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास होता है विक्षेपण यंत्र, इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। द्वितीय यंत्र की हम बात दोस्तों यहाँ पे विक्षेपण यंत्र हो जाएगा, साथ ही समाकलन यंत्र हो जाएगा और इसके बाद रिकॉर्डिंग यंत्र हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग क्षेत्र यंत्र से बोलते हैं समाकलन को, ठीक है। आप देखिए विक्षेपण यंत्र का क्या क्या उदाहरण होगा, तो आमीटर क्या है, विक्षेपण है। वोल्टमीटर क्या है, विक्षेपण है। और वाटमीटर क्या है, पर विक्षेपण हो जाएगा। और हम बात करेंगे समाकलन यंत्र की, इंटीग्रेटिंग की, तो ये ऊर्जा मीटर क्या है आपके पास, तो इंटीग्रेटिंग हो जाएगा। और एम्पियर घंटा जो आपके पास है ये भी क्या आपके पास इंटीग्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और ग्राफिक्स यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, रिकॉर्डिंग यंत्र में ग्राफिक्स आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है एक निरपेक्ष प्रकार का मापन यंत्र होता है। जो स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या होता है, एक निरपेक्ष प्रकार का क्या होता है, तो मापन यंत्र होता है, ध्यान रखिएगा। पीएमएमसी यंत्र क्या होते हैं, तो उसका पूरा नाम होता है अस्थायी चुंबक चल कुंडली यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका पूरा नाम होता है। अस्थायी चुंबक के रूप में एलेनिको का उपयोग किया जाता है। जो अस्थायी चुंबक होते हैं इसके रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एलेनिको का उपयोग करते हैं। एकमात्र यंत्र जिसका पैमाना रेखीय होता है तथा केवल डीसी पर कार्य करता है वो कौन सा होता है आपके पास, तो पीएमएमसी होता है। सबसे अधिक सुग्राह्यता और सबसे कम शक्ति खपत करने वाला यंत्र होता है कौन सा, पीएमएमसी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे गलती से एसी सप्लाई से जोड़ने पर इसका संकेतक शून्य पाठ्यांक के पास लगातार कंपन करता रहेगा। इसमें भंवर धारा अवमंदक प्रणाली प्रयोग में ली जाती है। और हम बात करें किसका, आमीटर की हम बात करें तो परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, आमीटर कहते हैं। परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। इसे सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि आमीटर को हम क्या करते हैं, परिपथ में सीरीज में जोड़ते हैं। अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है तथा आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, आपको बताना दोस्तों क्या होता है, निम्न होता है। और आदर्श जो अमीटर होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, वो शून्य होता है। अमीटर की परास बढ़ाने के लिए अमीटर के समानांतर शंट क्रम में निम्न परास का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है जो मुख्यतः मैग्नीन का बना होता है, ठीक है, मैग्नीन का बना होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम आमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं कैसे, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर की हम बात करें अगर तो परिपथ में वोल्टता मापन यंत्र के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। परिपथ में सदैव समांतर क्रम में इसे जोड़ते हैं। जो वोल्ट मीटर होता है इसको क्या करते हैं, परिपथ में हम लोग सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है दोस्तों। जो वोल्ट मीटर होता है हमारे पास उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे शून्य होता, सॉरी अनंत होता है, सॉरी। देखिए वोल्टमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना वो क्या होता है, उच्च होता है। तथा आदर्श वोल्टमीटर होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध की हम बात करें तो वो अनंत होता है। वोल्टमीटर का परास बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध
मल्टीप्लायर जोड़ा जाता है जो मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर को संयोजित किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध निम्न या शून्य तथा धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च या अनंत होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। जो वोल्टेज स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है, निम्न या शून्य होता है। तथा जो धारा स्रोत होते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च या अनंत होता है। ओम मीटर की हम बात करें तो परिपथ की सत्यता यानी कि कंटिन्यूटी मापने वाला यंत्र क्या बोलते हैं, परिपथ की सत्यता कहते हैं। ठीक है, इसे ओम मीटर से मापते हैं। शंट ओम मीटर की हम बात करें अगर, तो इसमें शून्य बाईं तरफ तथा अनंत दाईं तरफ होता है। देखिए, शंट ओम मीटर की हम बात करें तो इसमें शून्य क्या होता है, बाईं तरफ होता है, आप देख पा रहे होंगे, और जो अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, वो क्या होता है, दाईं तरफ होता है। यहाँ पे आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सीरीज ओम मीटर की हम बात करें तो इसमें अनंत जो है ना बाईं तरफ होता है सीरीज में। सीरीज ओमीटर में क्या होता है, अनंत किसमें होता है, बाईं तरफ होता है, और जबकि शून्य क्या होता है, फिर दाईं तरफ होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, प्रेरण ऊर्जा मीटर की हम बात करें अगर, यहाँ पे देखते हैं, केवल एसी पर कार्य करता है। जो प्रेरण ऊर्जा मीटर होता है ना, वो केवल किस पे काम करता है, एसी पर काम करता है, और भंवर धारा अवमंदक प्रणाली प्रयोग में ली जाती है। प्रेरण ऊर्जा मीटर की प्रेशर कुंडली जो होती है, पोटेंशियल कॉइल, उच्च प्रेरकत्व यानी हाईली इंडक्टिव प्रवृत्ति की होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेरण ऊर्जा मीटर नियतांक का मात्रक क्या होता है, घूर्णन प्रति किलोवाट घंटा होता है। जो प्रेरण ऊर्जा मीटर होता है नियतांक, इसका मात्रक क्या होता है, घूर्णन प्रति किलोवाट घंटा होता है। और क्रीपिंग तथा फेज त्रुटि ऊर्जा मीटर का एक मुख्य दोष होता है। यहाँ पे क्रीपिंग दोष निवारण के लिए अल्युमिनियम डिस्क पर विपरीत दिशा में 2 छिद्र किए जाते हैं। फेज त्रुटि से निवारण के लिए कॉपर शेडिंग रिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो फेज त्रुटि होती है उसके निवारण के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर शेडिंग रिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेगा इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे इंसुलेशन यानी कि हाई रेजिस्टेंस को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, मेगर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए। मेगर डीसी शंट जनरेटर प्लस में सीरीज ओम मीटर के जो योग होता है उसे क्या बोलते हैं, मेगर कहते हैं। मेगर में डीसी जनरेटर की गति 160 आरपीएम 140 160 होती है। इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध को फेज व अर्थ के मध्य संयोजित किया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध में दोष होने पर मेगर शून्य पाठ्यांक देगा। देखिए, जब इंसुलेशन प्रतिरोध में कोई भी फॉल्ट होगा ना, तो मेगर क्या होगा, शून्य पाठ्यांक देगा। और मेगर में नियंत्रित बलाघूर्ण के लिए स्प्रिंग के स्थान पर कुंडली कॉइल का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, तो तापीय यंत्र यहाँ पे एसी तथा डीसी दोनों पर काम करते हैं। उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पर निम्न परास की धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तापीय यंत्र होता है। तापीय यंत्र दो प्रकार के होते हैं, होता है थर्मोकपल। ठीक है, थर्मोकपल यहाँ पे हो, दूसरा आपके पास है हॉट वायर यंत्र है। ठीक है, इसका सिद्धांत की हम बात करें तो थर्मोकपल जो है ना, ये आपके सीबेक प्रभाव पे काम करता है। और ये सबसे बेस्ट थर्मोकपल प्लेटिनम का होता है, जो इरेडियम के नाम से जानते हैं। और इसका सिद्धांत दोस्तों क्या है, उसमें प्रभाव के सिद्धांत पे ये काम करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर की हम बात करेंगे तो निम्न आवृत्ति पर उच्च परास की वोल्टता मापने वाले यंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर होता है। एसी और डीसी दोनों पे ये काम करता है। साथ ही इसका पैमाना जो है अरेखीय होता है, नॉन लीनियर होता है। इसमें द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली एवं स्प्रिंग घर्षण जो है वो बलाघूर्ण प्रणाली के होते हैं। शक्ति गुणक मीटर की हम बात करें तो कॉस फाई, तो कुंडली की संख्या कितनी होती है, इसमें 3 होती है। जो शक्ति गुणक मीटर होते हैं ना, इसमें कुंडली कितनी होती है, 3 होती है। धारा कुंडली की बात करें तो 1, और वोल्टता कुंडली की बात करें तो 2 होती हैं। दोनों वोल्टता कुंडली को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है, इसमें शक्ति गुणक मीटर में। और इसमें बाह्य नियंत्रण बलाघूर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, वाट मीटर की बात करें तो यह सदैव औसत शक्ति मापन करता है, वाट मीटर। ठीक है, इसकी वोल्टता कुंडली उच्च प्रतिरोध प्रवृत्ति की होती है। इसमें क्या होता है, अधिकतम विक्षेपण 300 डिग्री तक हो सकता है, किसमें, वाट मीटर में। मल्टीमीटर दोस्तों बात करें तो अन्य नाम क्या है, बहुमापी है, इसे एवियो मीटर के नाम से भी जानते हैं। परिपथ में वोल्टता, धारा तथा प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र होता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो मल्टीमीटर होता है ना, इससे फ्रीक्वेंसी को नहीं मापा जाता। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि मल्टीमीटर को हम किसको नहीं मापते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीमीटर से नहीं मापा जाता है। यह एसी तथा डीसी दोनों पर क्या करते हैं, कार्य कर सकता है मल्टीमीटर। अगर टोंग टेस्टर की हम बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है, तो क्लैंप ऑन मीटर होता है। टोंग टेस्टर धारा ट्रांसफार्मर सिटी प्लस में ओमीटर दोनों पर काम करता है। इसका सिद्धांत से हम बात करें तो अनुन प्रेरण सिद्धांत पर यह काम करता है। और इसके कार्य की बात करें तो वितरण लाइनों में धारा मापने वाले यंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, टोंग टेस्टर यहाँ पे होता है। ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर की हम यहाँ पे बात हो रही है। तो
पारेषण लाइनों में धारा मापने वाला यंत्र जो होता है वो क्या होता है, धारा ट्रांसफार्मर होते हैं। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसकी द्वितीयक वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं रखा जाता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एलवीडीटी की हम बात करें तो पूरा नाम क्या है इसका, रेखीय परिवर्तित विभेदन ट्रांसफार्मर, यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल टर्न्स होती है इसका फुल फॉर्म। इसका सिद्धांत जो है ना अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जो एलवीडीटी होता है वो किस पे काम करता है, अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। यह ट्रांसफार्मर कोर का रेखीय फलन होता है। कौन सा, एलवीडीटी। मशीनों में रोटर की गति को मापने के लिए हम लोग टेकामीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ देखिए उत्पादन सदैव किसमें होता है ना, उत्पादन सदैव जो होगा वो एसी में होगा। उत्पादन सदैव किसमें होगा, एसी में होगा। ठीक है, उत्पादन कहाँ पर होगा, सदैव एसी में होता है। उत्पादन की मानक आवृत्ति भारत में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, जिसमें आपके फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस 30% 3% की यहाँ पे जो है आपको चेंजमेंट मिल सकता है। और यूएसए में दोस्तों कितनी बात करें तो हम लोग 60 हर्ट्ज की होती है। मानक उत्पादन वोल्टेज 11 किलो वोल्ट व अधिकतम उत्पादन वोल्टेज कितना है, 33 किलो वोल्ट होता है। पारेषण व वितरण मुख्यतः ओवरहेड चालकों द्वारा होता है। ठीक है, पारेषण और वितरण जो होते हैं किससे होते हैं, मुख्यतः ओवरहेड चालकों द्वारा इसका होता है। और इसके ऊपर किसी प्रकार का इंसुलेशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ओवरहेड चालक की हम बात करें तो ओवरहेड चालक जो है ना ACSR से निर्मित होते हैं। और ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी कि स्टील प्रबलित एल्युमिनियम चालक का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, किसके लिए, तो ओवरहेड चालक के लिए। एल्युमिनियम चालकों की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसका आकार केल्विन नियमानुसार जो है लिया जाता है। पारेषण ट्रांसमिशन की हम बात करें यहाँ पे तो पारेषण लाइनों में हानियों को कम करने के लिए पारेषण सदैव उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज पर किया जाता है। यानी कि पारेषण लाइन में जो हानि होती है, लॉस को कम करने के लिए पारेषण सदैव किसमें करते हैं हम लोग, उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज पर किया जाता है। पारेषण लाइनों को धारा वाहन क्षमता करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार बनाया जाता है। पारेषण की हम बात करें यहाँ पे तो पारेषण प्राथमिक पारेषण वोल्टेज 765 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, 200 किलो वोल्ट और 132 केवी पर यहाँ पे प्राथमिक पारेषण वोल्टेज होता है। और द्वितीय की हम बात करें तो 66 किलो वोल्ट और 33 केवी पे यहाँ पे इसका काम किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक में 300 765 400 220 और 132 और द्वितीय में दोस्तों 66 और 33 केवी का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतम वोल्ट पारेषण वोल्टेज कितना है, 765 केवी तक आप अधिकतम पारेषण कर सकते हैं। कहाँ पे, भारत में। आगे बढ़ते हैं। पारेषण वोल्टेज सदैव लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज होते हैं। जो पारेषण वोल्टेज होते हैं क्या होता है, सदैव लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज होता है। और लाइन वोल्टेज की हम बात करें तो दो फेजों के मध्य के वोल्टेज को क्या कहते हैं हम लोग, लाइन वोल्टेज कहते हैं। लाइन वोल्टेज दोस्तों क्या होता है, तो दो फेजों के मध्य के वोल्टेज को क्या कहते हैं हम लोग, लाइन वोल्टेज कहते हैं। और फेज वोल्टेज जो होता है लाइन तथा न्यूट्रल के मध्य के वोल्टेज क्या होते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। लाइन तथा न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पे वितरण वितरण लाइनों को वोल्टता ड्रॉप के अनुसार निर्मित किया जाता है। उपभोक्ता सिरे पर या लो वोल्टेज लाइन कितनी होती है, प्लस माइनस 6% होता है। मीडियम वोल्टेज लाइन कितना होता है, 9% होता है। और EHV लाइन में कितना होता है दोस्तों, 12.5% यहाँ पे होता है। वितरण लाइन को वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं तथा एक वितरक फीडर व सर्विस लाइन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वितरण के प्रकार की हम बात करें अगर तो प्राथमिक वितरण जो होता है 11 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट पर 3 फेज 3 वायर प्रणाली होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। जो प्राथमिक वितरण है इसमें 11 किलो वोल्ट 3 फेज 3 वायर प्रणाली का उपयोग करते हैं हम लोग। और द्वितीय वितरण में हम लोग 400 वोल्ट यानी कि 230 वोल्ट फेज वोल्टेज और 3 फेज 4 वायर प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। जो द्वितीय वितरण होता है ना इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 फेज 4 प्रणाली और प्राथमिक में 3 प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। सर्विस लाइन वितरक तथा उपभोक्ता मीटर को आपस में संयोजित करता है। जो सर्विस लाइन होती है वो वितरक तथा उपभोक्ता मीटर को आपस में संयोजित करती है, यानी जोड़ने का काम करती है। फीडर GSS तथा वितरक को आपस में संयोजित करता है। जो फीडर होता है ना वो GSS तथा वितरक को आपस में जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। बस बार की यहाँ पे बात हो रही है, एल्युमिनियम की बनी होती है। जो बस बार होती है ना किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। कौन सा, बस बार। बस बार पर वास्तविक शक्ति P, प्रतिघाती शक्ति Q और वोल्टेज V तथा शक्ति कोण फाई के मान होते हैं। बस बार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वोल्टेज नियंत्रित PV बस बार। ये वे बस बार जिस पर P और V हो ज्ञात तथा Q और फाई अज्ञात हो उसे PV बस बार कहते हैं। लोड बस बार की हम बात करें दोस्तों तो इसमें ज्ञात P और Q होता है, अज्ञात क्या होता है V और
यहाँ पे होता है। शक्ति प्रणाली में सबसे अधिक जो है ना बस बार पी क्यू बस बार होती है। शक्ति प्रणाली में सबसे अधिक बस बार कौन सी होती है? वो पी क्यू बस बार होती हैं। अगला है स्विंग बस बार की हम बात करें तो ज्ञात इसमें क्या क्या होता है? तो वोल्ट और यहाँ पे ये ज्ञात होता है, और अज्ञात क्या होता है? पी और क्यू यहाँ पे अज्ञात होता है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी सोर्स की यहाँ पे बात हो रही है तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? परंपरागत हो जाएगा कौन सा? कोयला परंपरागत हो जाएगा, यूरेनियम परंपरागत हो जाएगा, पेट्रोलियम परंपरागत। देखिए पेट्रोलियम परंपरागत हो गया, पौ से पेट्रोलियम, पौ से परंपरागत पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस जितने भी हैं वो सभी क्या है आपके पास? तो परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। गैर परंपरागत की हम बात नहीं करें अगर तो सूर्य गैर परंपरागत हो जाएगा, हवा गैर परंपरागत हो जाएगा, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत जितने भी हैं वो क्या हैं? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। बायोगैस गैर परंपरागत, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत, और भूतापीय ऊर्जा ये सभी क्या होंगे? गैर परंपरागत के उदाहरण हो जाएंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होती हैं। जो गैर पर्यावरण जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं ये क्या होते हैं? पर्यावरण प्रदूषण से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तापीय शक्ति संयंत्र की बात करें, थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे है, तो इसमें ईंधन के रूप में बिटुमिनस कोल का प्रयोग करते हैं। जो तापीय ईंधन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य भाग क्या होता है? बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, वायु परितापक फैन यानी कि इंड्यूस ड्राफ्ट फैन व फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, संधारित्र प्रत्यावर्तक टरबाइन, ये सभी क्या होते हैं? इसके मुख्य भाग होते हैं थर्मल पावर प्लांट के। इसमें मुख्यतः बेलनाकार प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं इसमें मुख्यतः किसका इस्तेमाल करते हैं? बेलनाकार प्रत्यावर्तक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी गति कितनी होती है? 3000 आरपीएम तक इसकी गति होती है। और इसकी दक्षता की हम बात करें तो 25% से 30% के बीच में इसकी क्या होती है? दक्षता होती है। अप्रोक्सीमेटली आप बात करें तो 29% तक होती है। इसकी कार्य प्रणाली जो है रैंकिन चक्र पर आधारित होती है। जो इसकी कार्य प्रणाली होती है वो किस पर आधारित होती है? रैंकिन चक्र पर आधारित होती है। फ्लू गैसेस में राख के कणों को अवशोषित करने के लिए ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का उपयोग करते हैं। इनकी रनिंग लागत सर्वाधिक होती है, इसकी रनिंग लागत होती है सर्वाधिक होती है, तथा यह पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। कौन सा? थर्मल वाला। थर्मल है ना। इकोनोमाइजर की बात करें दोस्तों तो फीडर वाटर पंप द्वारा बॉयलर में आने वाली पानी को गर्म करता है। जो इकोनोमाइजर होता है ना, ये फीडर वाटर पंप द्वारा बॉयलर में आने वाली नमी को क्या करता है? गर्म करता है। वायु तापक की बात करें तो बॉयलर में आने वाली हवा ऑक्सीजन के तापमान को क्या करता है? बढ़ाने का काम यहाँ पे करता है। फैन की यहाँ पे बात करें तो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन वायुमंडलीय की ताजी हवा को बॉयलर में प्रवेश करता है। कौन सा? फैन करता है, ठीक है। और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन फ्लू ग्लासेस को वायुमंडल में भेजने का काम करता है। अब यहाँ पे बात करें इसका हाइड्रो पावर प्लांट की हम बात करें अगर तो इसका मुख्य भाग क्या क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य भाग होता है जलाशय, क्योंकि इसी को हम तो पढ़ते हैं हाइड्रो को ही। फोरबे होता है, ट्रेस प्लेट होता है, उत्प्लव मार्ग होता है, डैम, पेनस्टॉक, सर्ज टैंक, वॉल्व हाउस, टरबाइन, प्रत्यावर्तक टेल रेस, ये सभी क्या होते हैं? तो हाइड्रो पावर प्लांट के मुख्य भाग होते हैं। इसमें हाइड्रो में सेलिएंट प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है और जिसकी सामान्य गति कितनी होती है? 500 आरपीएम तक इसकी गति होती है। उत्प्लव मार्ग की हम बात करें तो बांध की क्षमता से अधिक पानी की निकासी के लिए हम क्या करते हैं? उत्प्लव मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सर्ज टैंक की बात करें अगर तो पेनस्टॉक की स्वाटर हैमरिंग प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। और दक्षता कितनी होती है इसकी? 85 से 90% तक उसकी होती है सर्ज टैंक की दक्षता। पर्यावरण प्रदूषण से क्या होती है? यहाँ पे मुक्त होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नहीं, ये दक्षता होती है ना इसकी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है? 85% से 90% के बीच में होती है। इसकी जो है लागत क्या होती है? नगण्य होती है, ठीक है। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना इसकी लागत जो रनिंग कॉस्ट क्या होती है? नगण्य होती है। और रनिंग लागत क्या होती है? बिल्कुल न्यूनतम होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे टरबाइन की दोस्तों हम बात कर लें यहाँ पे, तो टरबाइन क्या होता है? तो निम्न हेड जो होते हैं यहाँ पे आप देखेंगे वो क्या होते हैं? कैप्लान टरबाइन कहलाता है। मध्यम हेड की दोस्तों हम बात करें तो कौन सा होगा? फ्रांसिस टरबाइन होगा। और जो उच्च हेड हो जाएगा इसका कितना होगा? उसे पेल्टन टरबाइन कहते हैं। तो 3 प्रकार के टरबाइन होते हैं। जो निम्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्लान कहते हैं। जो मध्यम होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रांसिस कहते हैं। और जो उच्च होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पेल्टन टरबाइन कहते हैं। पावर हाउस के बाद जिस स्थान पर पानी को एकत्रित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टेलरेस कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा टेलरेस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस के बाद जिस स्थान पर पानी को एकत्रित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेलरेस के नाम से जानते हैं। आगे है इसका मुख्यतः उपयोग पीक लोड के समय विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। टेलरेस का प्रयोग
नाभिकीय शक्ति संयंत्र की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों, यहाँ पे इसका मुख्य ईंधन क्या यहाँ पे होगा, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। बाकी थोरियम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्य ईंधन यहाँ पे यूरेनियम होता है। मंदक दोस्तों, मॉडरेटर की बात करें तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उदाहरण कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम, ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, भारी जल, ये दोनों क्या होते हैं, मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में। आगे बढ़ते हैं, नियंत्रित छड़ दोस्तों यहाँ पे है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। ये नियंत्रित छड़ होता है, अवशोषित करने का काम करते हैं कौन सा, कैडमियम और बोरॉन की छड़ से क्या होते हैं, नियंत्रित छड़ के रूप में यहाँ पे काम करता है। शीतलक की हम बात करें तो रिएक्टर के तापमान को कम करता है, कौन सा, शीतलक जो होते हैं वो रिएक्टर के तापमान को कम करने का काम करता है। इसमें होगा कौन सा, द्रवित सोडियम, जल और भारी जल इसमें काम आता है। इसकी दक्षता कितनी होती है, 35% से 40% के बीच में इसकी दक्षता होती है। स्थापित लागत क्या होती है यहाँ पे, सर्वाधिक होती है। जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, इसकी क्या होती है, लागत जो रनिंग कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बेलनाकार प्रत्यावर्तक का उपयोग किया जाता है, जिसकी सामान्य गति कितनी होती है, 3000 आरपीएम तक होती है। उत्पादक गुणक की बात करें तो डिमांड फैक्टर, मांग गुणक, मतलब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो डिमांड फैक्टर होते हैं, मांग फैक्टर, इसका सूत्र क्या होता है, अधिकतम मांग बटे क्या होगा, संयोजित भार, अधिकतम भार बटे संयोजित भार को क्या बोलते हैं, तो मांग गुणक कहते हैं। अधिकतम भार तथा संयोजित भार के अनुपात को मांग गुणक कहते हैं। इसका मान सदैव इकाई यूनिट से कम होता है। मांग गुणक का मान जो होता है सदैव इकाई से कम होता है। यहाँ पे लोड फैक्टर की हम बात करें तो भार गुणक किसे कहते हैं, तो भार गुणक दोस्तों किसे कहते हैं, औसत भार बटे अधिकतम भार को क्या बोलते हैं, भार गुणक कहते हैं। लोड फैक्टर किसे कहते हैं, औसत भार बटे अधिकतम भार को क्या बोलते हैं, तो भार गुणक कहते हैं। औसत भार तथा अधिकतम भार के अनुपात को भार गुणक कहते हैं। इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। इसका मान भी क्या होता है, सदैव इकाई से कम होता है। यहाँ पर कैपेसिटी फैक्टर की बात हो रही है। क्षमता कारक किसे बोलते हैं, तो औसत भार बटे प्लांट क्षमता क्या बोलते हैं, क्षमता कारक कहते हैं। औसत भार तथा प्लांट क्षमता के अनुपात को क्या बोलते हैं, क्षमता कारक कहते हैं, और इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। विविधता कारक की बात करें, डाइवर्सिटी फैक्टर की दोस्तों, तो विविधता कारक क्या होते हैं, अलग अलग उपभोक्ता की अधिकतम मांग बटा प्लांट पर अधिकतम भार को क्या बोलते हैं, विविधता कारक कहते हैं, और इसका मान सदैव इकाई से अधिक होता है। बस एक ही ऐसा है जो डाइवर्सिटी फैक्टर, जिसका मान जो है इकाई से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, उपयोगिता कारक की हम बात करें अगर, तो ये क्या होता है, अधिकतम भार बटा प्लांट क्षमता क्या बोलते हैं, उपयोगिता फैक्टर कहते हैं। अधिकतम भार तथा प्लांट क्षमता का अनुपात को क्या बोलते हैं, उपयोगिता फैक्टर कहते हैं, और इसका मान जो है सदैव इकाई से कम होता है, यानी सभी का कम होता है। बस एक ही जो था यहाँ पे आप देखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर का, उसी का मान सबसे अधिक होता है, बाकी सबका जो इकाई होता है, मान होता है सदैव इकाई से कम ही होता है। अब है पारेषण व वितरण अवयव की बात करें तो आरसीसी पोलों के लिए अधिकतम स्पान कितना होना चाहिए, 80 से 100 मीटर होती है, ठीक है। निमी में कितना दे रखा है, तो 67 मीटर दे रखा है, ध्यान रखिएगा। आरसीसी पोल का मुख्यतः उपयोग है अप टू 33 किलो वोल्ट तक के इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, आरसीसी पोल का, ठीक है। ओवरहेड लाइन में विद्युत रोधक इंसुलेटर मुख्यतः पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी की बनी होती है। पिन अब विद्युत रोधक का उपयोग 11 किलो वोल्ट या अप टू 33 किलो वोल्ट तक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग 33 किलो वोल्ट से 765 केवी तक का लाइन में इसका इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर का, सस्पेंशन इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क का प्रचलन वोल्टेज 11 केवी तक होता है, ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्कों की संख्या कितनी होती है, देखिए 66 किलो वोल्ट पर कितनी होती है, 4 से 5 होती है। 132 पे कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 220 पर कितना होता है, 13 होता है, और 400 केवी पर कितना होता है, 22 या 23 होता है, ध्यान रखिएगा। ओवरहेड लाइन के अंतिम या स्टार्टिंग सिरों पर डिस्क विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। जो ओवरहेड लाइनों के अंतिम या स्टार्टिंग सिरों पर किसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्क विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइनों में तनाव को कम करने के लिए स्ट्रेन सैकल विद्युत रोधक का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टे वायर में सुरक्षा के लिए स्टे विद्युत रोधक का उपयोग किया जाता है। डीसी में सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% होती है, लेकिन एसी में कितना होती है, 100% से कम होती है, ठीक है। सस्पेंशन इंसुलेटर में उस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज सर्वाधिक होता है जो चालक के पास स्थित होती है, ठीक है। एसीएसआर चालक में कुल चालकों की संख्या कितनी होती है, n² - 3n² - 3n+1 होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस की हम बात करेंगे, सुरक्षा युक्ति की, तो फ्यूज होता है हमारे पास सुरक्षा युक्ति के रूप में, जैसे कि सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है, वो होती है कौन सा, फ्यूज। इसे फेज वायर में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जो फ्यूज होता है उसको फेज वायर में क्या करते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में सीरीज में लगाते हैं। और फ्यूज पदार्थ जो होता है वो टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है, इसमें टीन 63% होता है, और फ्यूज जो होता है शीशा जो है वो 37% का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। फ्यूज पदार्थ का गुणक जो गुण कैसा होना चाहिए, तो इसका निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च चालकता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। फ्यूज पदार्थ में से प्रवाहित धारा आई व व्यास डी में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यूजिंग गुणक की हम बात करें, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटा अधिकतम निर्धारित धारा को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। फ्यूजिंग गुणक का मान सदैव इकाई से अधिक होता है। जो फ्यूजिंग गुणक होता है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है, उसका मान क्या होता है, हमेशा इकाई से अधिक होता है। HRC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.1 होता है। जो HRC फ्यूज होता है इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.1 होता है। वहीं किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग गुणक कितना होता है, 1.4 से 1.7 के बीच में होता है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूज कौन सा होता है, HRC फ्यूज होता है, इसका फ्यूजिंग गुणक कितना होता है, 1.1 होता है, ध्यान रखिएगा। एमसीबी की हम बात करें आप दोस्तों, एमसीबी होता है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है एमसीबी का। और इसका कोई भी भाग मरम्मत योग्य नहीं होता, एक बार खराब हो गया मतलब खराब हो गया, इसको फेंक दीजिए, ध्यान रहिए। एमसीबी का प्रकार की हम बात करें दोस्तों, क्या होता है, ग्रीन नोब होता है, ग्रीन नोब होता है एल सीरीज में। लाइटनिंग एंड रेसिस्टिव लोड, गीजर हो गया, हीटर हो गया, ओवन, इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन नॉब का इस्तेमाल करते हैं। ब्लू नॉब में दोस्तों क्या है, आपके पास जी सीरीज की तारें लगी होती है। इंडक्टिव लोड यानी कि मोटर में, ओएसी फ्रिज में हम लोग क्या लगाते हैं, तो ब्लू नॉब लगाते हैं। ब्लैक नॉब की बात करें तो डीसी परिपथ में क्या होता है, ब्लैक नॉब लगा होता है। और रेड नॉब जो है वहाँ पे आइसोलेटर में क्या होता है, रेड नॉब लगा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैसे कि एमसीसीबी जो पूछी जाता है एग्जाम में, इसका होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ELCB होता है क्या, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। RCCB होता है आपके पास रिजुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। और VCB होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखिएगा। दोस्तों रिले क्या होता है, तो विद्युत प्रणाली में आने वाले फॉल्ट को अनुभव जो है सेंस करने वाली युक्ति कौन सी होती है, रिले होती है। बुखोज रिले दोस्तों क्या होता है, तो ऑयल ट्रांसफार्मर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग बुखोज रिले का इस्तेमाल करते हैं। और ये गैसीय प्रचलित रिले होती है। तापीय थर्मल रिले क्या होता है, तो मोटर की ओवरहेड से सुरक्षा प्रदान करती है, कौन सा, तापीय थर्मल रिले से बोलते हैं। और ट्रांसले रिले की बात करें तो फीडर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ट्रांसले रिले का इस्तेमाल करते हैं फीडर की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। दूरी रिले दोस्तों क्या होता है आपके पास, तो ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी रिले का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिघात रिले क्या होता है, तो कम दूरी की लाइनों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिघात रिले का प्रयोग करते हैं। और प्रतिबाधा रिले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मध्यम दूरी की लाइनों को सुरक्षा के लिए प्रतिबाधा इस्तेमाल करते हैं, प्रतिघात कम दूरी के लिए। और महो और इंडिमेंटेंस रिले का प्रयोग करते हैं, लंबी दूरी की लाइन की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है आपके पास परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर की हम बात करें अगर, तो परिपथ वियोजक की क्षमता किसमें होती है, MVA में व्यक्त की जाती है। जो परिपथ वियोजक होती है इसकी क्षमता किसमें ज्ञात करते हैं हम लोग, MVA में व्यक्त करते हैं। और मेकिंग क्षमता कितनी होती है, 2.55 गुना ब्रेकिंग क्षमता होती है, मेकिंग क्षमता। ग्रामीण विद्युतीकरण में निर्वात परिपथ वियोजक VCB का उपयोग किया जाता है, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। EHB अप टू 220 व पुनरावृत्ति कार्यों के लिए एयर ब्लास्ट सर्किट वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर यानी कि ABCB का उपयोग करते हैं, कितने के लिए, 220 से अधिक के लिए, ठीक है। धारा चॉपिंग ABCB यानी कि एयर ब्रेकर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर परिपथ वियोजक का मुख्य दोष होता है, कौन सा, देखिए ABCB जो परिपथ होते हैं इसका जो मतलब वियोजक होते हैं, इसका मुख्य दोष क्या होता है, तो चॉपिंग, धारा चॉपिंग जो होता है इसका एयर ब्लास्ट परिपथ का मुख्य दोष होता है। धारा चॉपिंग के निवारण के लिए परिपथ के वियोजक के संपर्क के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। यानी धारा चॉपिंग को आप उसको हटाएंगे, निवारण करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, परिपथ के वियोजक के संपर्क के समांतर क्रम में क्या करेंगे, एक प्रतिरोध को जोड़ देंगे। ABCB में दबाव कितना होता है, 20 से 30 kg पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। EHB 33 किलो वोल्ट से 765 तक के बीच में लाइनों में सुरक्षा के लिए SFC CB का उपयोग करते हैं। SFC गैस की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 75 से 90 किलो वोल्ट प्रति mm होती है। SFC गैस का दबाव कितना होता है, 2 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है SFC गैस का दबाव, ध्यान रखिएगा। आइसोलेटर की हम बात करें अगर, तो मानव प्रचलित सुरक्षा युक्ति होती है आइसोलेटर। यह निर्भर यानी कि नो लोड पर काम करती है। जो आइसोलेटर होता है ना, यह नो लोड पर काम करता है। यह आवेशित धारा से उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करती है। पारेषण व वितरण प्रभाव की हम बात करेंगे तो फेरांटी प्रभाव यहाँ पे दोस्तों, उपभोक्ता सिरे का वोल्टेज VR उत्पादन सिरे के वोल्टेज VS से अधिक होने के प्रभाव को फेरांटी प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेरांटी प्रभाव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फेरांटी प्रभाव का मतलब दे रखा है। जो हमारे पास क्या है, जो उपभोक्ता सिरे का वोल्टेज VR हो गया और उत्पादन सिरे का वोल्टेज VS हो गया,
तो जो VR है बड़ा होता है किससे, VS से, तब जाके क्या होगा, फेरांटी प्रभाव कहते हैं उसे। यह प्रभाव निर्भर यानी नो लोड पर उत्पन्न होती है। जो फेरांटी प्रभाव होता है ना, किस पे उत्पन्न होता है, तो नो लोड पर उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। यह प्रभाव संधारित्र कैपेसिटर के कारण मध्यम तथा लंबी दूरी को लाइनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रभाव शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस में उत्पन्न यहाँ पे नहीं होता है। निवारण की दोस्तों बात करें तो इसके निवारण के लिए लोड सिरे पर शंट प्रयोगकत्व शंट इंडक्टर का इस्तेमाल इसका करते हैं हम लोग। त्वचीय प्रभाव दोस्तों स्किन इफेक्ट की हम बात करें अगर, तो एसी चालकों की सतह पर विद्युत धारा के गैर समान वितरण को त्वचीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण चालकों की सतह पर धारा घनत्व अधिक होता है, ठीक है। यह प्रभाव मुख्यतः आवृत्ति, चालक की मोटाई, चालक की चुंबकशीलता व प्रकृति पर जो है ये निर्भर करती है, त्वचीय इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सांपीय प्रभाव मुख्यतः यानी कि त्वचीय प्रभाव मुख्यतः चालकों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। ओवरहेड लाइनों में कोरोना के कारण हेसिंग आवाज के साथ बैगनी मय प्रकाश दिखाई देता है। कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए बंडल चालकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोरोना प्रभाव के कारण चालक का प्रभावी व्यास जो है वो बढ़ जाता है। कोरोना हानि व सप्लाई आवृत्ति में संबंध यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऐसा ही होता है। प्रदीप्ति दोस्तों हम बात करें, इल्यूमिनेशन की हम बात करें तो प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, ठीक है। जो प्रकाश होता है, कोई प्रकाश होता है, उसका रंग जो है किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। आप तो ध्यान रखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। ये सभी लोग आपको पता ही होगा पहले से ही। प्रदीप्ति में शब्दावली कुछ दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ज्योति फ्लक्स की यहाँ दोस्तों हम बात करें तो ये क्या होता है, ल्यूमेन उसका मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता की हम बात करें तो ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन या कैंडला होता है, ठीक है। ठोस कोण का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या लक्स होता है, ठीक है। प्रदीप्ति दक्षता की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, ल्यूमेन प्रति वाट होता है प्रदीप्ति दक्षता का मात्रक। प्रदीप्ति डैश प्रकाश व्यवस्था के प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितनी होती है, 90% होता है। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था कितनी होती है, 60 से 90% होता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था कितनी होती है, 10% होती है। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था कितनी होती है, 10 से 40% होता है। और सामान्य प्रकाश कितना होता है, 10 से 40% होता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिलोम वर्ग नियम की यहाँ पे बात हो रही है। प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रकाश तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम वर्ग नियम कहते हैं। लैम्बर्ट का कोजिया नियम की हम बात करें अगर, तो प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रकाश प्रकाश किरण तथा अभिलंब के मध्य के कोजिया कोण के समानुपाती होता है, उसे क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट का कोजिया नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट ही पेज है हमारे पास, तो इसको भी देख लेते हैं। मरकरी वेपर लैंप जो है ना फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा हैलोजन लैंप हॉट कैथोड का उदाहरण है, जबकि सोडियम वेपर लैंप व नियॉन लैंप जो है ना कोल्ड कैथोड का उदाहरण है। यानी कि आप कह रहा है यहाँ पे कि जो मरकरी वेपर लैंप होता है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब की हम बात करें तथा हैलोजन लैंप की बात करें तो ये क्या है, हॉट कैथोड है। जबकि सोडियम वेपर लैंप जो होता है ये क्या होते हैं, कोल्ड कैथोड का उदाहरण है, यहाँ पे हो जाएगा। उद्युक्ति लैंप की हम बात करें दोस्तों, इसका CRI यानी कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स है सबसे अच्छा होता है। उद्युक्ति लैंप का CRI क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। इसका शक्ति गुणक की बात करें तो ये क्या होता है, इकाई होता है। इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। वोल्टेज उतार चढ़ाव से सर्वाधिक प्रभावित होता है कौन सा, उद्युक्ति लैंप। लैंपों का वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए कार्बन फिलामेंट की हम बात करें यहाँ पे, तो कार्बन फिलामेंट कितना होता है लैंप में, आयु कितना, कार्बन फिलामेंट की जो आयु होती है कितनी होती है, 600 से 800 घंटे होती है। इसका दक्षता हम बात करें तो 2.4 से कितना होता है, 4 होता है। और कार्यकारी तापमान की बात करें तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह काम करता है, ठीक है। चलिए निर्वात धात्विक फिलामेंट की हम बात करें तो 750 से 850 के बीच में इसका घंटा है। 8 से 10 जहाँ पे वाट लुमेन प्रति वाट इसकी क्षमता हो जाएगी। 2300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह काम करता है। समान प्रकाश में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। गैस भरा धात्विक फिलामेंट है, 1000 से 2000 की घंटा हो जाएगी, ये क्षमता हो जाएगी, इतने में काम करती है और समान प्रकाश में इसका काम करते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना हमारे पास ये है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। इसकी जो दक्षता होती है वो 110 लुमेन प्रति वाट होती है। और इसका जो मतलब कार्यकारी घंटा होता है वो 1400 से 1800 घंटा यहाँ पे होता है। स्ट्रीट लाइट में करते हैं हम लोग, हाईवे पार्किंग में करते हैं और गैराज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, सोडियम वेपर लैंप का। और हम वही हम बात करेंगे किसका, मरकरी वेपर लैंप का, दोस्तों कि जिसका जो कार्यकाल होता है 5000 घंटे का होता है। 88 लुमेन प्रति वाट इसका क्या होता है, क्षमता होती है। और घरों में, ऑफिस में और अस्पताल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन आर्क लैंप की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी होती है, 9 से 12 लुमेन प्रति वाट होती है। और सिनेमा प्रोजेक्टर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल करते हैं। और सर्च लाइट में भी कार्बन आर्क लैंप का ही प्रयोग किया जाता है।
नियॉन लैंप की बात करें अगर हम, तो नियॉन लैंप दोस्तों फेज टेस्टर में भी नियॉन लैंप का इस्तेमाल करते हैं, लाइट इंडक्टर में भी हम लोग क्या करते हैं, नियॉन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। और नियॉन लाइन साइन लैंप की दोस्तों हम बात करें अगर, तो 10,000 इसकी कितनी होती है, तो घंटा होती है, और उसकी जो क्षमता होती है 50 से 40 लुमेन प्रति वाट होता है। इसके विज्ञापन कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसमें लियोन साइन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। CFL का पूरा नाम क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। लाल रंग की एलईडी का अगर वोल्टेज 1.8 वोल्ट होता है। सजावटी बल्ब की हम बात करें, तो सजावटी बल्ब को क्रमागत ऑन ऑफ करने के लिए ड्रम स्विच का प्रयोग करते हैं। तो सजावटी बल्बों को क्रमागत ऑन ऑफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रम स्विच का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, सोडियम यहाँ पे किसका, सजावटी बल्बों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक बल्ब फ्लैशर बल्ब होता है, जो एक कम क्षमता का बल्ब होता है तथा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। यानी सजावटी लैंप में जो डेकोरेटिव जो लैंप बल्ब होता है ना, उसकी सुरक्षा के लिए प्रारंभिक बल्ब जो है फ्लैशर होता है, जो एक कम क्षमता का लैंप होता है तथा स्वयं जो वो प्रकाशित नहीं होता है। गैस भरा धात्विक फिलामेंट में क्वाइल्ड फिलामेंट का उपयोग हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है सोडियम वेपर लैंप की बात कर रहे हैं, लेते हैं। तो सोडियम वेपर लैंप दोस्तों ये एक ठंडा कैथोड लैंप होता है। कौन सा, सोडियम वेपर लैंप होता है। इसमें सोडियम प्लस आर्गन गैस जो यहाँ पे भरी रहती है। प्रारंभिक अवस्था में सोडियम ठोस अवस्था में होता है। जो प्रारंभिक अवस्था होती है इसमें सोडियम क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। इसी कारण से आर्गन के कारण इसका प्रारंभिक प्रकाश जो है लाल रंग का होता है। पूर्ण प्रकाश की हम बात करें तो 10 से 15 मिनट होने पर यह पीला येलो प्रकाश देता है। ठीक है, यह एक मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय प्रकाश देता है। क्वेश्चन से पूछेगा जो सोडियम वेपर लैंप होता है किस कैसा प्रकाश देता है, तो मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णीय प्रकाश देता है। प्रारंभ में उच्च वोल्टता देने के लिए इसमें लीकेज ट्रांसफार्मर, क्षरण ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब की हम बात करें तो ट्यूब की आंतरिक सतह जो है ना फ्लोरोसेंट पाउडर द्वारा लेपित होती है। इसके टंगस्टन फिलामेंट को बेरियम या स्ट्रोंशियम द्वारा लेपित किया जाता है। ठीक है, किसका, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसको किससे लेपित करते हैं, बेरियम या स्ट्रोंशियम द्वारा लेपित करते हैं। यह एसी और डीसी दोनों पर काम कर सकता है। कौन सा, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है ना, वो एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है। इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यह एक हॉट कैथोड प्रकार का लैंप होता है। ठीक है, जो हमारे पास कौन सा है, जो हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है ये हॉट कैथोड होता है, जबकि सोडियम वेपर क्या था, कोल्ड था। इसमें स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज तथा रनिंग के समय में धारा को नियंत्रित करने के लिए चॉक का उपयोग करते हैं। धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसमें ग्लो प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का रंग की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब के प्रकाश रंग मुख्यतः फ्लोरोसेंट पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे कि फ्लोरोसेंट पदार्थ यहाँ पे उत्पन्न रंग, कैल्शियम टंगस्टन की बात करें तो कैसा रंग देगा, नीला। मैग्नीशियम टंगस्टन कैसा होगा, नीला सफेद। जिंक सिलिकेट कैसा देगा, हरा। जिंक बेरियम सिलिकेट कैसा देगा, पीला गुलाबी। कैडमियम सिलिकेट देगा पीला गुलाबी। कैडमियम बोल्ट देगा गुलाबी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो है ना ये वीडियो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 14 पेज हमने आपसे बताया था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच कर लिया होगा। कौन कौन वॉच किए हैं, जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, वही इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किए होंगे। आप जैसे स्पीड में किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा कि हाँ मतलब कि हमने उसे पूरा वॉच किया है और हम पूरा उम्मीद के साथ कर सकते हैं। हम पूरा कॉन्फिडेंस मेरे पास आ चुका है कि हम एग्ज़ाम में कम से कम 27 मार्क्स ज़रूर लाएँगे, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा बस यही उम्मीद है कि आप लोग सभी पास करेंगे। हमारा मतलब मेरा कतई मकसद नहीं है कि आप लोग टॉप करेंगे, बस हमारा मकसद है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पार्ट 2 में आप सभी लोग पास करेंगे। हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और साथ ही हमारे सर जो हैं जो पिंडल सर हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस तरह के पीडीएफ हम लोग सर प्रोवाइड किए हैं। तो उनके लिए दोस्तों थैंक यू पिंडल सर, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के आपको सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले समय में हम आपको इसी तरह की वीडियो और यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।